बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा वीक 3। और वीक 3 में हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे काम करती हैं और इनके क्या एस्पेक्ट्स है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अच्छा, जूं जूं ग्रेजुअली दुनिया तरक्की करती जा रही है, इंटरनेट का यूजेज और इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशन का यूजेज बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। हमारी बहुत सी एप्लीकेशन लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी इंटरनेट बेस्ड सिस्टम के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो भी ग्रेजुअली ट्रांसफर होती जा रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ आने वाले अरसे के बाद हमारी बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी, शेप चेंज कर लेंगे और ऑटोमेटिकली उस तरह की चीजों में आ जाएगी। इसके एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले आप अपना वेट मेजरमेंट करते थे, रनिंग करते थे, इस तरह की चीजें करते थे अपनी सेहत को फिट बनाने के लिए। तो अब स्मार्ट वॉचेज आ गई हैं, उन्होंने एक तो नॉर्मल वॉचेस को रिप्लेस कर दिया। नंबर वन। नंबर टू, वो सारा आपका डाटा लॉक कर रही होती है, आपने कितने स्टेप्स लिए। अगर मैंने हाथ में बैंड पहना हुआ है तो बैंड मेरी कंटिन्यूस मेरे सोने को भी ट्रैक कर रहा है, मेरे जागने को ट्रैक कर रहा है, मेरी एक्सरसाइज को ट्रैक कर रहा है, मेरी वॉक को ट्रैक कर रहा है, मेरी मुख्तलिफ एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा है। ठीक है ना। तो ये मेरी लाइफ के खास पहलू को उसने एक तरह से डिजिटाइज कर दिया और उसके गेस वो फिर पीछे पूरी उसकी वेब ऐप बनी हुई है। उसके थ्रू जब मैं गूगल फिट के ऊपर जाता हूँ तो मुझे अपना पूरा डाटा हिस्ट्री का पता चलता है। मुझे पता है कि यार मेरी इस साल एवरेज कितनी जा रही है स्टेप्स की, पिछले साल कितनी थी मेरी, इस साल स्लीप की एवरेज कितनी है, पिछले साल एवरेज कितनी है। ठीक है। तो हमारी जिंदगी की माइन्यूट माइन्यूट सी डिटेल्स भी ऑटोमेट होती चली जा रही है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब ये सारी चीजें किसी वेब ऐप पे चल रही होती हैं। ठीक है। अभी वेब एप्स कैसे काम कर रही होती है इसकी एक छोटी सी एग्जांपल इस पिक्चर में डिपिक्ट की हुई है। कि आप नॉर्मली किसी भी एक्स वाई जेड एप्लीकेशन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि आप इंटरनेट पे जब उस चीज को एक्सेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे एक मिलेगा लॉगिन फॉर्म। ठीक है। उसमें से जब आप एंट्री होंगे तो आगे उस सिस्टम ने, यानी कि बैक एंड सिस्टम, हम उसकी टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसने ना यहाँ पे कोई फायरवॉल लगाई होगी। ठीक है। ताकि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही एंटर हो सके, बाकी लोग ना जा सकें। ठीक है। उसके पीछे इनका वेब सर्वर चल रहा होगा। उस वेब सर्वर के बिहाइंड या उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर पे, कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन सर्वर चल रहा होगा। इसके मतलब क्या है कि एक जो वेब सर्वर होगा ना वो तो सिंपल होगा कि आपको मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज दे रहा है। अब हो सकता है उसमें एक वेबसाइट बनी हो जो कि जावा के अंदर बनी हुई है। ठीक है। एक है ASP.NET पे बनी हुई है। ठीक है। तो उन दोनों के बेसिकली वेब सर्वर अलग अलग होंगे। ठीक है। एक कोई जावा का अपाची पे या किसी और के ऊपर चल रही होगी। ठीक है। और एक आपका IIS चल रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, जिसके ऊपर आपकी .NET वाली एप्लीकेशन वेबसाइट है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होंगी। इसके बाद आगे आप चले जाएंगे DBMS के ऊपर, यानी कि जब आप उस इंटरफेस में कोई क्यूरी डालेंगे तो वो क्यूरी यहाँ पे DBMS से डाटा लेकर आएगी। उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगी। ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसके अगेंस्ट कोई OS की सिस्टम कॉल्स भी जनरेट हो, डिपेंड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसके साथ कोई टाइम लेना है तो देखें, अगर ये आपका कोई न्यूज है तो वो न्यूज तो ये अपनी डेटाबेस में से ले आएगा, लेकिन ये किस वक्त ये न्यूज का ये आपके पास फॉर्म जनरेट हो रहा है कि किस टाइम पे ये न्यूज आपको दी जा रही है, ऊपर टाइम आ रहा था ना वेबसाइट के ऊपर करंट टाइम, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल के थ्रू लेकर आएगा कि सिस्टम के ऊपर इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, और देन फिर ये आउटपुट बना के जो है ना आपको वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगी। तो ये जनरल सा किसी भी वेब एप्लीकेशन का काम करने का तरीका है। और नॉर्मली तकरीबन सारी एप्लीकेशन इसी तरह से काम कर रही होती है। ठीक है। अब हम इसके अंदर और ड्रिल डाउन कर लें अगर, तो ये हमारा क्लाइंट है, इसके पास स्मार्टफोन होगा, कोई वेब एप्लीकेशन होगी, कंप्यूटर होगा जिसके ऊपर वेब ब्राउजर चल रहा होगा। उस वेब ब्राउजर की डिफरेंट तरह की लेयर्स होंगी। ठीक है। वो डिफरेंट वेब सर्विसेज से थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड होंगी। जब वो किसी खास वेब सर्वर से कनेक्ट करेगा, वहां पे आपके पास सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन लेयर होगी, उसमें सबसे पहले फायरवॉल आपकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगी। HTTP की जो रिक्वेस्ट आई है उसको पास किया जाएगा, उसके अगेंस्ट देखा जाएगा कि यार क्या इस रिक्वेस्ट का डाटा कैशे में पड़ा हुआ है। अगर कैशे में पड़ा है तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, नहीं पड़ा हुआ तो आपका सर्वलेंट रिसोर्स हैंडलर या कोई इस तरह की चीज चलेगी जो कि ऑथेंटिकेट करेगी, लॉगिन करेगी। लॉगिन करने के बाद वो आपको भिजवा देगी बिजनेस लेयर के ऊपर। ठीक है। बिजनेस लेयर पे आपकी कोई एप्लीकेशन सर्वर चल रहा होगा, किसी खास तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो चीज प्रोग्राम हुई होगी जो भी आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें कोई लिगेसी एप्लीकेशन भी चल रही हो।
वहां पे कोई ना कोई बिजनेस लॉजिक होगी जिसके अगेंस्ट वो डाटा एक्सेस करेगी डेटाबेस के लेयर के ऊपर से, ठीक है। जो भी आपकी क्यूरी आई है उसके अगेंस्ट आपको वहां पे डाटा मिलेगा डेटाबेस सर्वर से। वहां पे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो डेटाबेस सर्वर मल्टीपल एस्पेक्ट्स में होस्ट हुआ हो, लाइक क्लाउड सर्विसेज चल रही हो, B2B ट्रांजेक्शन हो रही हो। क्लाउड सर्विसेज का मतलब ये है कि वो आपके करीब तरीन एरिया में जो उनकी डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, जैसे अगर आपकी क्लाउड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके कुछ सर्वर्स अमेरिका के करीब कहीं पे डिप्लॉयड हुए में होंगे, कुछ पाकिस्तान के करीब कहीं हांगकांग वगैरह में डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो वो देखेगी कि यार ये जो यूजर है ये बेसिकली कहाँ से एक्सेस कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान से एक्सेस करें तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हांगकांग वाले एरिया से ही सर्व हो जाए, ताकि आपका वो जो राउंड ट्रिप टाइम होता है वो कम से कम हो, नेटवर्क लेटेंसी आपको कम से कम मिले और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए, यानी कि आपकी जो वेबसाइट का प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम हो, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें चल रही होती हैं। सॉरी। अच्छा, इसी तरह से आपका बेसिकली होता क्या उस सारी वेब सर्विस में, आपकी सर्विस रिक्वेस्टर होते हैं आप कुछ सर्विसेज रजिस्ट्री में से कुछ सर्विसेज को फाइंड आउट करते हैं। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने ईमेल बनाना है। ईमेल बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आप जीमेल पे भी बना सकते हो, आप आउटलुक पे बना सकते हो, आप किसी और XYZ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कर सकते हो। अब ये यहां से आपने किसी एक ईमेल सर्विस को सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस सर्विस प्रोवाइडर को, फॉर एग्जाम्पल जीमेल को सेलेक्ट कर लिया। अब आपने जीमेल पे गए, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ आपने बाइंडिंग बना ली और देन आप वो सर्विस मतलब यूज करते रहे। सही है। अच्छा, जब आपने वो सर्विस यूज करना शुरू की तो आपके पास इनमें से कुछ या मल्टीपल लेयर्स आएंगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। और इन्हीं सर्विसेज में कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे। हमारा मकसद सर्विसेज को फाइंड आउट करना नहीं है, हमारा मकसद उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो पॉसिबल फ्लॉज है उनको देखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी लेयर 7 होगी। सबसे पहले जो आपके सामने चीज आती है वो आपकी कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन आती है। सर जीमेल खोलेंगे तो जीमेल की वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप लॉग इन करते हैं, देन उसमें से अपना ईमेल चेक करते हैं, या आपने किसी को भिजवानी है ईमेल तो कंपोज करके भिजवा देते हैं, ठीक है। तो वहां पे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वहां जो डेवलपर है उसने कोई बिजनेस लॉजिक में कोई फ्लॉ छोड़ दिया हो, या वो जो उसने वहां पे जिस लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन की है या जो उसकी वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है वहां कोई गड़बड़ हो, वहां पे कोई टेक्निकल वल्नरेबिलिटी रह गई हो जिसको कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर सके। तो बेसिकली हमने इस वाले एरिया को देखना है कि यहाँ पे इस एरिया में क्या क्या पॉसिबल फ्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसने कुछ थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज किए हैं, जिस तरह के आप लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको बने बनाए कुछ कंपोनेंट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें आपने ग्रिड कंट्रोल किसी का बना बनाया यूज कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफॉल्ट ASP का ग्रिड कंट्रोल है उसमें ज्यादा ऑप्शंस ना हो, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी थी, उसका बड़ा अच्छा ग्रिड कंट्रोल है, उसमें इंसर्ट की ऑप्शन भी है, एडिट की ऑप्शन भी है, तो आपने वो यूज कर लिया। तो अगर उस कमर्शियल या ओपन सोर्स उस कंपोनेंट के अंदर कोई फ्लॉ है तो वो आपकी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। फिर आपने वो अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम कर ली, बना ली, अब आप उसको कहीं ना कहीं होस्ट करोगे, ठीक है। जब आप होस्ट करोगे तो वहां पे आपका वेब सर्वर आ जाएगा, उसके अंदर अपाची, माइक्रोसॉफ्ट IIS इस तरह की एनजिनिक सर्वर है। उसके ऊपर जब आप एप्लीकेशन होस्ट कर रहे होगे तो अगर उसके अंदर कोई फ्लॉ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फ्लॉ है, तो वो आपकी वेबसाइट को, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, हैकर उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। देन आपकी डेटाबेसेस आ जाती हैं। बेटा आपको नजर आ रहा है? ठीक है, अच्छा। आपकी डेटाबेसेस आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर ओरेकल, MS SQL, MySQL है, तो उसमें कोई SQL इंजेक्शन की कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई इस तरह का इशू है। वैसे वो आपकी वेबसाइट पे होता है, लेकिन आपका कभी कभी डायरेक्ट ये इंटरफेसेस प्रोवाइड हो जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज थिंग्स। तो इसके थ्रू आपका कोई बंदा हैक कर सकता है आपकी डेटाबेस को, और वहां से आपका डाटा हैक हो सकता है। फिर सपोज ये सारी सिक्योर हैं, लेकिन ये सारी किसी ना किसी कंप्यूटर पे रन हो रही होंगी, किसी ना किसी सर्वर पे रन हो रही होंगी। अगर उस सर्वर के अंदर कोई फ्लॉ है, कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि वो उसी के ऊपर चल रही है, तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से आपकी पूरी सर्विस को या आपकी पूरी वेब एप्लीकेशन को नुकसान पहुंच सकता है। देन अगर आपके नेटवर्क्स, राउटर वगैरह इनमें कोई इशू है और इनको कोई बंदा एक्सप्लॉइट कर देता है, तो आपका ये पूरा स्टैक बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा, लेकिन एंड यूजर यहां तक एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो आपकी अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज होगी, ठीक है ना। आपकी वेब एप्लीकेशन सर्वर वगैरह बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन किसी हैकर ने आपका वो जो राउटर लगा हुआ है उसी को कंप्रोमाइज कर दिया, तो वो ट्रैफिक आगे राउट ही नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली वेब सर्वर तक जब आपकी रिक्वेस्ट नहीं पहुंचेगी तो आपको सर्विस भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह उससे पहले, राउटर से पहले, यूं ही आपका जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो जब नेट से कनेक्ट हो रहा होगा तो वहां पे कोई ना कोई IDS IPS वगैरह लगे होंगे जो लॉगिंग कर रहे होंगे चीजों की, ठीक है।
इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस, एंड आईपीएस होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। तो अगर वहां पे अगर वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं या उनकी से कोई गड़बड़ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों की सिक्योरिटी फेल हो सकती है। तो इस तरह से हमारी लेयर्स है, इन सब लेयर्स में हमें कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ रहा होता है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं हमारे सामने, जिस तरह हमने बात की कि जो हैकर है उसका तो काम ही ये है कि हमारी जो भी एप्लीकेशन, वेबसाइट, वेब सर्वर चल रहा है उसके अंदर कोई ना कोई रॉन्ग एक्टिविटी करना, कोई फ्रॉड करना, कोई इंफॉर्मेशन वहां से निकालना, ठीक है। तो अब वो इतने बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ये सारा काम करने के, ठीक है। तो हम किस किस तरीके पे जाएं, और इतनी बहुत सारी चीजें हैं, हमें आईडीएस आईडीएस का भी पता होना चाहिए, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पता होना चाहिए, डेवलपमेंट का भी पता होना चाहिए, वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का भी पता होना चाहिए। तो ह्यूमैनली तो ये इतनी ज्यादा डिटेल लेना पॉसिबल नहीं है कि जैसे अब आप हो, अब हो सकता है 25 तरह के तो खाली वेब सर्वर हो, तो क्या आप 25 तरह के वेब सर्वर सीखोगे? फिर 25 तरह के आईडीएस होंगे, 25 तरह की फायरवॉल्स होंगी, 25 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, तो आप किस किस चीज को सीखोगे, और इतना सीखो कि उसकी वल्नरेबिलिटीज को आप आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो ये मुश्किल हो जाता। और हो सकता है कि आपने कोई एक चीज सीखी और वो शायद जिंदगी में 4 बार एक्सप्लॉइट हो रही हो, इतनी ज्यादा कॉमन ना हो, ठीक है। तो आप वो सीख के जो उतना टाइम दोगे उसके ऊपर सीखने के लिए, तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। तो इन चीजों को मद्देनजर देखते हुए ना, एक ओएस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक लिस्ट ऑफ कॉमन वल्नरेबिलिटीज जो वेब एप्लीकेशन में मिल रही होती है ना, वो उन्होंने एक लिस्ट सी बना दी, ठीक है। उसमें कोई 100, 200, 219 के करीब, लाइक पुराने एडिशन में उनकी जो लास्ट था, 219 के करीब मुख्तलिफ तरह की वल्नरेबिलिटीज थी, जो कि आपकी किसी ना किसी वेब एप्लीकेशन को फेस करनी पड़ रही होती है, ओके। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो 219 तरह की, उसमें से सारी तो किसी एक जगह पे वो नहीं होती, तो उन्होंने एक और अच्छा काम ये किया कि उसमें हर साल वो उसका नया एडिशन रिलीज करते हैं, जिसमें कमोबेश 8-9 सेम होती है, एक आध चेंज होती है। उन्होंने ओएस टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज के नाम से एक लिस्टिंग बना, तो उन्होंने वो जो 219 थी उनको ऑर्गेनाइज कर दिया कि जो सबसे ज्यादा कॉमनली वेब अटैक्स आ रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशन के इश्यूज आ रहे होते हैं, वो नंबर 1 पे आगे, जो सेकंड नंबर पे हैं वो 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। उसका फायदा क्या होता है कि अगर आप वो टॉप 10 को किल कर दो तो आपने अपनी एप्लीकेशन पे से मेजर थ्रेट को किल कर दिया, ठीक है। वो 10 हर एक तकरीबन डिप्लॉयमेंट में आ ही रहे होते हैं या उनके आने के चांस होते हैं। तो अगर आप टॉप 10 को किल कर दोगे तो उसका मतलब है कि आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आने वाले 80% मसाइल का सोल्यूशन निकाल दिया। अब पीछे 20% रह गए हैं, वो हर एक के डिपेंडेंट होंगे। इसमें आईआईएस का कोई अपना मसला होगा, एनजिनिक्स के ऊपर अगर आपकी डिप्लॉयड है तो उसका अपना मसला होगा, जावा है तो उसके अपने मसले होंगे। तो वो थोड़ी सी 20% चीजें रह जाएंगी, वो आप आसानी से कैटर फॉर कर लोगे, लेकिन 80% आपके मसले इन टॉप 10 की कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। वो टॉप 10 कौन कौन से हैं? वो ये है: ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी लॉगिंग, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, वल्नरेबल या आउटडेटेड कंपोनेंट इंजेक्शंस, वगैरह वगैरह। तो इनको वन बाय वन हम आराम से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब ये हमारा काम करने का नॉर्मल तरीका होता है कि जब आपका जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर होता है वो वेब एप्लीकेशन को यूज करता है और उसके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो उस वेब एप्लीकेशन में जो भी डेवलपर होगा, उसका डिजाइनर होगा, उसने कोई ना कोई एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म लगाया होगा, ठीक है। जो ये इंश्योर करेगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ की अटेंडेंस की एग्जांपल लेते हैं। आप का मैंने पोर्टल देखा नहीं जो स्टूडेंट वाली साइट का है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट आ रहा है और अटेंडेंस के पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो ये जो एक्सेस कंट्रोल है ये चेक करेगा कि क्या ये जो पर्सन है ये स्टूडेंट है, फैकल्टी का मेंबर है या मैनेजमेंट का मेंबर है, ठीक हो गया ना। तो ये देखेगा कि स्टूडेंट है तो वो उसको एक्सेस ग्रांट कर देगा, और अगर वो स्टूडेंट भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, तीनों में से कोई भी रोल इसके पास नहीं है, तो उसको एक्सेस डिनाइड कह देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आपका किसी तरह से ये एक्सेस कंट्रोल सही काम ना कर रहा हो, आपने इसको सही तरह से प्रोग्राम नहीं किया, इसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है, तो अब क्या होगा कि अगर कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर है वो भी आएगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा, वो जाके आपकी अटेंडेंस देख ले, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर वो आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स देख ले तो थोड़ा सा इशू आ सकता है कि वो आपके अच्छे अगर रिजल्ट्स ना आए हुए हों, तो आपके लिए थोड़ा सा शर्मिंदगी होगा। मतलब है कि यहाँ पे कोई भी डाटा हो सकता है। अभी अपने सिंपल एग्जांपल ही ना, सपोज हम कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई बैंकिंग की एप्लीकेशन चल रही है, तो अगर एक अनऑथेंटिकेटेड पर्सन जिसको ऑथराइज नहीं है वो किसी तरह से इस एक्सेस कंट्रोल को सर्कमवेंट करके एक्सेस ले लेता है, तो आपके फाइनेंशियल्स के साथ वो छेड़खानी कर सकता है, ठीक हो गया ना। तो बहुत सारी एप्लीकेशन में जो फ्लॉ आता है वो इस तरह से आता है
कि वहां पे उन्होंने जो एक्सेस कंट्रोल है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ होता। ठीक है, अब रीजन क्या होती है? लेकिन जो डेवलपर होता है वो डेवलपर होता है। अब आप लोगों को ये कोर्स पढ़ाने का जो सर ने ये बड़ा एफर्ट करके इस कोर्स को आप वाले सिलेबस में डलवाया, उसकी वजह भी यही है कि जब तक आपको इन इश्यूज का आइडिया नहीं होगा और आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप तो सिंपल एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो भी चीज़ डेवलप करे वो डेवलप करेगा और एंड यूजर को हैंड ओवर कर देगी। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, ठीक है, या आपने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा फोकस होता है वो होता है एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी के ऊपर, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के ऊपर। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे तो आपकी वो एक हद तक काम तो ठीक कर रही होगी, लेकिन अगर कोई हैकर उसको आके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो एक्सप्लॉइट भी हो जाए और उसकी वजह से वो जो भी आपका काम है उस एप्लीकेशन का वो डिस्टर्ब हो जाए या उसमें कोई इशू आ जाए। ठीक है, तो हमने इन सारी चीज़ों को जो एटलीस्ट टॉप 10 है या इसमें से जो रेलेवेंट टू योर प्रोग्रामिंग है या रेलेवेंट टू योर डिप्लॉयमेंट है, इनको आपने थोड़ा सा डिजाइन करते हुए अगर आप पहले से ख्याल रख लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट से सिक्योर होगी, उसमें स्टार्ट से कम इश्यूज आएंगे, स्टार्ट से उसको हैकिंग का कम खतरा होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब वो क्या क्या कर सकता है? वो आपका यूआरएल चेंज करके देख सकता है, वो आपकी एपीआईज को रिक्वेस्ट करके देख सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से वो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह से पैरामीटर और ब्राउजिंग के हवाले से या अटैकिंग टूल इस्तेमाल करते हुए आपके सिस्टम के साथ इस तरह की छेड़खानी कर सकता है जो कि आपने शायद नॉर्मली सोची नहीं होगी। आपने एप्लीकेशन का फ्लो तो सोचा होगा कि यूजर आएगा, वो वहां पे क्लिक करेगा, मेन्यू पे आगे उसका जो ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करेगा, ठीक है। लेकिन सपोज मैं एक ब्रूट फोर्स अटैक मारता हूँ और वो आपकी जितनी भी पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल वर्ड हो सकते हैं, आपको पता है कि वेबसाइट पे ना नॉर्मली खास तरह के पेजेस होते हैं, कॉन्टेक्ट अस होगा, एडमन होगा, ठीक है ना, ऐड का होगा, इस तरह के पेजेस होंगे, तो उसकी पूरी पूरी बनी बनाई लाइब्रेरीज मिलती हैं। आप वो लाइब्रेरीज का एक बार अटैक लगा दो तो वो क्या लिखेगा, www.yourwebsite.com/admin /admin.php/admin.js/admin. फॉर एग्जाम्पल ASP, इस तरह से करके वो स्कैन मारना शुरू कर देगा। तो आपकी एप्लीकेशन कोई 10 20 30 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन्हीं में से किसी एक में बनी होगी, ठीक है। और उसमें नॉर्मली जब आप एडमिन का पेज बनाओगे तो उसका नाम क्या रखोगे? एडमिन ही रखोगे, ठीक है। यार इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं बताने का मकसद है आपको कि यार अब नॉर्मली आप लोग जब बना रहे होते हो और इन चीजों का ख्याल नहीं करते तो आपने उसका नाम एडमन टाइप ही कुछ रखा होगा, एडमन.ASP, एडमन.JSP, एडमन.PHP, ठीक है ना। तो जब वो स्कैन मारेगा तो उन 10 में से किसी एक यूआरएल पे हिट आ जाएगी, उसको वो 200 का कोड मिल जाएगा, और जो HTTP के कोड्स होते हैं, ठीक है ना। जब उसको 200 का कोड मिलेगा वो अपने पास लिस्ट डाउन कर लेगा, ओके इसके पास एक एडमन.PHP का पेज एग्जिस्ट करता है, सही है ना। तो अब जो आपने बात की है ना इसका काउंटर में है कि आप इस तरह के नामों में चेंज ले हो, आप एडमन ना रखो, ठीक है, उसका नाम आप माई एडमन रख लो, ठीक है। लेकिन माई एडमन भी वैसे वो चेक हो जाता है, लेकिन मैं वैसे बात करूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करके भी ट्राई कर रहा होता है, कुछ एक दूसरा के पॉसिबल। तो आप उसके साथ कोई करेक्टर का स्ट्रिंग लगा दो। अब आम बंदे, हाँ, जो जो लेजिटिमेट यूजर है ना उसको इशू नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उसने उस पेज पे जाना है मेन्यू से। अगर आपका सीईओ है कंपनी का या कोई और बंदा है, वो तो तरीके से जा रहा होगा, वो हाथ से पूरा यूआरएल तो टाइप नहीं करेगा, वो तो वहां मेन्यू पे क्लिक करेगा और आगे एडमिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देगा, तो उसको तो मसला नहीं होगा। आपने बेशक जो मर्जी नाम रखा हुआ है, आप बेशक एक 32 कैरेक्टर का मल्टीपल अल्फा न्यूमेरिक नाम रख दो, कोई इसको इशू नहीं होगा। लेकिन हैकर के लिए वो गैस करना वो अल्फा न्यूमेरिक नेम इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा के मसले आ रहे होते हैं। फिर ना सिर्फ ये आ रहे होते हैं, बल्कि ये भी होता है कि क्या एक नॉर्मल यूजर, मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसकी सादी सी एग्जांपल है, बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने यूजर का लॉगिन लिया और आपने चेक किया कि यूजर एडमिन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने कुकी में सेट कर दिया उसका स्टेटस एडमिन, ठीक है। और अगली बार जब भी आप क्या करते हो कि ये लॉगिन के पेज पे आपने सेटिंग कर दी कि ये एडमिन यूजर है या यूजर यूजर है, ठीक हो गया। उसके बाद जब भी कोई बंदा आपका admin.asp या whatever जो भी नाम है आपकी एप्लीकेशन का पेज का एडमिन वाले का वो एक्सेस करते हो, तो आप कुकी की वैल्यू पढ़ लेते हो कि क्या उस कुकी की वैल्यू यूजर है या एडमिन है। अगर तो एडमिन है तो ये पेज खोल दो, अगर ये एडमिन नहीं है तो ये पेज इसको रिक्वेस्ट डिनाइड कर दो कि यार यू आर नॉट अथराइज टू एक्सेस दिस पेज, ठीक है। ये आपने यूजर की कुकी में सेट कर दिया। अब आम बंदे को तो पता भी नहीं होगा ना, वो अपनी कुकीज चेक करता है कि इस वेबसाइट के केस मेरी कौन कौन सी कुकीज एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन हैकर क्या करेगा, हैकर जो ही वेबसाइट में लॉगिन करेगा ना, वो सबसे पहले देखेगा कि कौन कौन सी नई कुकीज बनी है। तो देखेगा कुकी बनी है जिसकी वैल्यू आ रही है यूजर, कहेगा ओके फाइन,
वो इसको एडमिन करके चेंज करके देखेगा, रिफ्रेश करेगा पेज, क्या कोई चेंज आती है पेज में, वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर करके चेक करेगा, वो उसको रूट करके उसकी वैल्यू चेक करेगा कि क्या कोई एप्लीकेशन में चेंज आ रही है, कोई नया मेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपने अपनी लॉजिक में जो पुरानी लॉजिक थी आपने आसानी की कि आपने जब एक बंदे ने लॉगिन किया तो लॉगिन टाइम पे चेक कर लिया कि यार अगर तो ये एडमिन है तो कुकी की वैल्यू एडमिन रख दो, और अगर ये नॉर्मल यूजर है तो उसकी वैल्यू यूजर रख दो। तो जो ही वो अपनी वैल्यू को हाथ से कुकी को मॉडिफाई करके उसकी वैल्यू को एडमिन करेगा और वहां पे रिफ्रेश मारेगा तो उसको साइड में एक नया मेन्यू नजर आना शुरू हो जाएगा एडमिन वाला, तो वो एडमिन बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह के इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका फिर वो तुम्हारी वाली बात है कि काउंटर मेजर वाला, तो आप एडमिन के लिए को इस तरह की लंबी सी स्ट्रिंग रख लो जो गेस ना कर सके। ठीक है, वही कुकी वाला काम कर लो, ज्यादातर वेबसाइट यही वाला ऑप्शन इख्तियार करती है। लेकिन एडमिन के लिए वो इतना लंबा 32 कैरेक्टर की स्ट्रिंग वाली कुकी हो कि वो सिर्फ एडमिन ही जब लॉग इन करे और वो अपनी कुकी जाके चेक करे तो उसको वो वैल्यू मिल सके, कि बंदा वैसे ब्रूट फोर्स कर करके वैल्यू जिस तरह हम कह रहे हैं कि चेंज करके देखें तो वो आसानी से उसको गैस ना कर सके। वरना ये नॉर्मल, ये बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा आसान सा हैक होता है ये वाला जो मैंने को बताया, कि वो सिंपल कुकी की वैल्यू को चेंज करके एडमिन कर दे और आपने वही वाली वर्ड लिखा हुआ एडमिन का ही, तो उसको एडमिन का पैनल इनेबल हो जाएगा, उसको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो सेकंड मोस्ट इशू रेज हो रहा होता है वो होता है यूज ऑफ वीक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, या सिरे से आप इंक्रिप्शन को यूज ही ना करें। देखिए होता क्या है, नॉर्मल एप्लीकेशन में जब आप यूजर्स बनाते हो, नॉर्मल एप्लीकेशन आप लोगों की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग एक यूजर का टेबल बनाओगे। ठीक है, उसमें यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करोगे। ठीक है, किसी तरह से मैं आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर लेता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन के जरिए, किसी भी तरह से जितने भी यूजर हैं उन सबके यूजर नेम और पासवर्ड मुझे पता चल गए। ठीक है, उसके बाद मैं किसी भी यूजर नेम और पासवर्ड को लगा के एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है ना? इसी तरह और भी बहुत सा सेंसिटिव डाटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर या यूजर की पूरी प्रोफाइल के लिए जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है, तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई प्राइवेसी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है, उसके ऊपर और स्पेशली कुछ एक्ट्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी वाली स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं पे लीक आउट ना हो। तो अगर मैंने किसी तरह से आपके डेटाबेस को एक्सेस कर लिया और उसके अंदर वो सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वो हैकर को भी मिल जाएगा, वो हैकर आपके बारे में, आपकी वेबसाइट के हर यूजर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेगा, उनके पासवर्ड पता चल जाएंगे। फिर सपोज हो सकता है कि आपने वहां पे अकाउंट बनाया और आपने अपना पासवर्ड रखा ABC@123, और नॉर्मली जिस तरह लोगों की आदत होती है वो एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करते हैं, नॉर्मल यूजर जो होते हैं। ठीक है, तो वो कहेगा ओके फाइन, वहां पे आपका ईमेल एड्रेस भी लिखा होगा वेबसाइट के अंदर, वो जो आपका डेट टेबल है उसके अंदर आपने ईमेल भी दिया होगा और उस वेबसाइट के लिए अपना पासवर्ड दिया होगा। अगर मैं हैकर हूं और मैंने किसी तरह से वो पूरा टेबल अपना उड़ा लिया है वहां से, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के या जो भी करके, अब मैं क्या करूंगा, मैं जीमेल की साइट पे जाऊंगा, वहां पे आपका ईमेल डालूंगा और पासवर्ड इसी वेबसाइट वाला दे के देखूंगा कि क्या पता यार आपने एक ही पासवर्ड दोनों जगह यूज किया, वो उस वेबसाइट के ऊपर भी और जीमेल के ऊपर भी। तो मैं आपके जीमेल को एक्सेस करूंगा, वहां से फिर मैं और आगे चला जाऊंगा, वहां से मैं और आगे चला जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपका वहां पे क्रेडिट कार्ड का नंबर था, आपने उस वेबसाइट पे परचेजिंग की और उनके पास आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल स्टोर है, तो ऑटोमेटिकली वो भी मुझे आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह वहां से मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से करते हैं। इससे बचने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आप ना उस इंफॉर्मेशन को जो सेंसिटिव है, आप समझते हो यार ये सिक्योर रखनी है, आप उसको इंक्रिप्ट करके रख दो। ठीक है, ताकि अगर किसी को वो टेबल मिल भी जाता है तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा पड़ा होगा तो उसको आगे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन उसको पढ़ तो लेगा बट समझ नहीं सकेगा। अब अगर मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर है, वो वहां पे पड़ा हुआ है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, तो हैकर ने अगर उस टेबल को एक्सेस कर लिया तो उसको टेबल तो मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली वो मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं होगा, वो उसका इंक्रिप्टेड वर्जन होगा। तो वो इस तरह के उसमें कोई वैल्यूज लिखी होंगी जो एक्चुअली क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, जब तक उस पर प्रॉपर की लगा के उसको डिक्रिप्ट ना किया जाए। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई हैकर आपका डेटाबेस एक्सेस कर भी लेते हैं आपकी उसका, तो एटलीस्ट यूजर का डाटा कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो उसका काउंटर मेजर आ गया ना इस वाले काम का। ठीक है, लेकिन फिर लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली अब ये एक फंक्शन है आपके सामने, ये क्या कर रहा है, ये सिंपल क्या कर रहा है कि टेक्स्ट के अंदर ए को जेड से रिप्लेस कर रहा है, बी को वाई से रिप्लेस कर रहा है एंड सो ऑन, और उसके बाद उसको बेस 64 इनकोड कर रहा है। अब बेस 64 इनकोड बिल्कुल पुराने जमाने की फजूल तरीन चीज है, और वो बंदा वैसे उसकी देख के ही पता लग जाता है कि बेस 64 इनकोडिंग हुई हुई है, और वो सारी से डिकोड भी हो जाती है, उसमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं होता। ठीक है, इनकोडिंग है, इंक्रिप्शन नहीं है। तो अगर आप इस तरह का काम करके कोई फजूल किस्म का इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम यूज किया हुआ है, ठीक है, जो कि क्रैक हो सकता है, या आपने इंक्रिप्शन यूज ही नहीं की, अपनी कोई टेक्निक इंप्लीमेंट कर दी है जिससे डाटा बज़ाहिर चेंज हो गया, लेकिन जो हैकर है ना वो जाहिर है नॉर्मली आम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना। ठीक है,
तो वो चीज़ों को देख के आइडेंटिफाई करके उसको हिट एंड ट्रायल करके उसमें से डाटा रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपने लाइट, अगर तो इंक्रिप्शन बिल्कुल नहीं लगाई तो फिर तो बिल्कुल ही फारा है। अगर इस तरह की कोई लाइट सा कोई काम कर दिया तो भी कोई इतना मीनिंगफुल काम नहीं है। इस तरह का काम करें कि वो जनाब प्रॉपर नाउंस जनरेट हो, देन उसके बाद वो जो है ना, इसकी एईएस का सीबीसी मोड लगा हुआ हो, ठीक है, उसके ऊपर खास तरह की कोई पैडिंग हो रही हो, जो सीक्रेट की है आपकी, वो जो उसका आईवी वेक्टर होता है वो आपने वहां से किसी रैंडम जनरेटर से लिया हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद आपने एईएस के थ्रू उसको इनक्रिप्ट किया हुआ हो। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये किसी हैकर के लिए ब्रेक करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगा। नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगा। वैसे तो आपको पता है कि कोई भी इंक्रिप्शन है, एक्चुअली एट द एंड उसने क्रैक हो ही जाना होता है, ठीक है। सिर्फ फर्क यह है कि वो कितने टाइम में क्रैक होती है। तो अगर आप ए से इनक्रिप्ट कर रहे हैं 128 बिट से, और वो बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 100 साल में ब्रेक होगी, तो 100 साल के बाद अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई तो आपने उसको क्या करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। तो वरना हर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ब्रेकेबल है ब्रूट फोर्स से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेकंड। थर्ड है इंजेक्शन के फ्लॉ, ठीक है। अच्छा, ये एक हर एप्लीकेशन की और स्पेशली वेब एप्लीकेशन की, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो इनपुट लेती है, और इनपुट लेने का मतलब ये नहीं कि वो आपसे लेती है, कई एप्लीकेशन ऐप टू ऐप कम्युनिकेशन भी कर रही होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी आपको बैंड की एग्जांपल दी थी, स्मार्ट वॉच की एग्जांपल दी थी। तो उसमें आप गूगल फिट में जाके अपना डाटा के कितने स्टेप्स आपने आज किए हैं, वो आप कहीं नहीं डालते। वो आपका जो बैंड होता है डिटेक्ट करता है, वहां से वो डाटा अपनी एप्लीकेशन को देता है, और वो एप्लीकेशन आगे गूगल फिट को अपडेट कर देती है। तो ये ऐप टू ऐप कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन ये भी एक इनपुट के तौर पे गूगल की फिट को जा रहा है ना। तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें किसी भी तरह की इनपुट आती है ना, वो वल्नरेबल हो सकती है इंजेक्शन फ्लॉ से, हो सकती है अगर आपने काउंटर मेजर्स नहीं लिए हुए, ठीक है। इंजेक्शन फ्लॉ क्या होता है कि बेसिकली आप एप्लीकेशन को इस तरह का मैन्युपुलेटेड डाटा प्रोवाइड करते हो कि जिसकी मदद से वो इंटेंडेड एक्टिविटी परफॉर्म करने के बजाय, या उसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटी भी परफॉर्म कर देती है जो कि इंटेंडेड पर्पस ऑफ दैट एप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, क्या हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं। इसमें आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाएंगे, इसमें आपके कमांड इंजेक्शन आ जाएंगे, इसमें आपके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ जाएगी, और एलडैप के इंजेक्शन आ जाएंगे। एलडैप वो आपका डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक। अच्छा, अब ये मतलब है कि एसक्यूएल इंजेक्शन में आप क्या करेंगे कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको मिलिशियस एसक्यूएल की क्यूरी प्रोवाइड करेंगे यूजर के इनपुट फॉर्म में, जिसके थ्रू आप कोशिश करेंगे कि वो एसक्यूएल के टेबल्स में से असल डाटा के अलावा कुछ और डाटा भी निकाल के आपको दिखा दें, ठीक है। इसी तरह आप उस वेब एप्लीकेशन में कोई ओएस की कमांड दे के कोशिश करोगे कि वो ओएस की कमांड सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए। आप लोगों ने किस किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नॉर्मली की हुई, जावा में की हुई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सी प्लस प्लस में की हुई है, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी, और इन चीजों में आप सिस्टम की कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो ना, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन के पास, चाहे वो जावा की है, इसकी है, पीएचपी की है, ये कैपेबिलिटी ये है कि वो अपने अंडर जो रनिंग सिस्टम है ओएस है उसकी कमांडें रन कर सके, ठीक है। अब आपने वही जावा की या सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन, एक्चुअली वेब पे नहीं होती इसलिए मैं सी के ऊपर जा नहीं रहा, जावा के ऊपर जा रहा हूँ। तो अगर आपने वहां पे जावा टाइप कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है, और किसी तरह मैं उसको इंजेक्ट करके वो ओएस की कमांड वाला वो दे दूं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, अगर आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है, ठीक है ना। जैसे आपका प्रोग्राम सिस्टम की कमांड एग्जीक्यूट करवा सकता है, तो वैसे अगर कोई इस प्रोग्राम को किसी तरह से मजबूर करे कि ये वाली सिस्टम की कमांड रन करो, तो जब वो रन करेगा तो क्या होगा, रन हो जाएगी, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये होती है कि आप वेब ब्राउजर के अंदर कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा दो, और स्क्रिप्ट की मदद से मल्टीपल काम कर लो, लाइक उस असल में जो आपका वेब ब्राउजर होता है उसके पास आपकी बड़ी सारी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपके सेशन आईडीज कहाँ स्टोर हुए होंगे, आपके वेब ब्राउजर में होंगे, ठीक है। आपके कुकीज कहाँ पे होंगी, आपके वेब ब्राउजर में होंगी, ठीक है। तो अगर मैं वहां पे कोई स्क्रिप्ट जनरेट करवाता हूँ और उसकी मदद से आपकी कुकी उठा लेता हूँ, तो मैं उससे मल्टीपल इंफॉर्मेशन या आपके सेशन आईडीज उठा सकता हूँ, ठीक है। तो एलडैप के इंजेक्शन, एलडैप बेसिकली वो ऑथेंटिकेशन के हवाले से क्यूरीज होती हैं, वो भी आप मैनिपुलेट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये एक फ्लॉ एसक्यूएल इंजेक्शन के हवाले से है कि आपने कोई एक वेबसाइट बनाई और उसमें आपने यूजर नेम और पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। और उसमें आपने
हैकर ने उसको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एसक्यूएल के इंजेक्शन का फ्लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वहां पे जो उसने टेक्स्ट डालना है वो यहाँ पे डालेगा टेस्ट, उसके बाद एपोस्ट्रोफी ब्रैकेट, फिर आगे ये साइन, जिससे पता लगता है कि ये कमांड खत्म होगी, अगली कमांड शुरू हो रही है। देन ड्रॉप टेबल मैसेजेस, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इसने ये वाला यहाँ पे वो डाल दिया, ठीक है। वेब ब्राउजर में गया, वेब ब्राउजर ने अगर इसको चेक नहीं किया किसी एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, तो उसने पार्स कर दिया सीधा सर्वर को। सर्वर में जो पीएचपी का कोड लिखा था वो ये था, अच्छा ये पीएचपी का कोड ये था कि आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है जो आपसे मैसेज ले रही है, मैसेज ले रही है और डेटाबेस के टेबल में डाल रही है, आपका मैसेज है, कोई पोस्ट है, कोई कमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो क्यूरी थी वो थी इंसर्ट इनटू मैसेजेस, ठीक है, यूजर का नाम और मैसेज, वैल्यूज डॉलर यूजर और मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये वाली क्यूरी यहाँ पे जाके रन होना शुरू होगी ना, तो वहां पे इंसर्ट इनटू की क्यूरी क्या बनेगी, इंसर्ट इनटू मैसेज, यूजर का नाम चला जाएगा और मैसेज में जाएगा टेस्ट, ठीक है। और साथ ही ये खत्म हो जाएगा, साथ ही अगली क्यूरी स्टार्ट हो जाएगी। अगली क्यूरी थी ड्रॉप टेबल मैसेज की, मैसेज का टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना, डिलीट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो ही आपने ये वाला काम किया, उधर से जितने भी यूजर्स हैं उनका वो जब वो इस पेज को चलाते हैं तो एरर देती है कि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब आपके वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को जब पता चलता है, वो जाके देखेगा तो वहां पर मैसेज का टेबल ही नहीं होगा, तो पुराने मैसेज भी सारे गए, डाटा सारा गया, और नए यूजर अब आपकी वेबसाइट को एक्सेस भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो ही वो पेज स्टार्ट करते हैं तो वो पेज जाके क्यूरी करता है, उनको सारे मैसेजेस दिखाने हैं कि सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम मैसेज, तो वहां पे तो कहता है टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपकी वेबसाइट की अवेलेबिलिटी भी फारिग हो गई और उसकी किसी हद तक इंटेग्रिटी भी फारिग हो गई, क्योंकि आपने ड्रॉप भी कर दिया टेबल, ठीक हो गया। अच्छा, फिर है कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन में क्या होता है कि आप ना बिहेवियर देखते हुए वेबसाइट का, आप क्या करते हो, आपका एक फॉर्म था, उसमें यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, साइट यूआरएल और बैनर यूआरएल था, ठीक है। तो आपने बैनर यूआरएल में उसको बैनर तो दिया ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाली सारी बात यहाँ लिखी होगी पीछे, ये आगे चला गया सब, ये इनके पीछे इसके लिखा आ रहा होगा, certified.com/banner.gf, जो भी आपने इंटेंडेड डाटा देना था। फिर आपने यहाँ पे पाइपिंग करके, कमांड पाइपिंग के थ्रू आपने इसको पासवर्ड चेंज करवाने की कोशिश की। ये डिपेंड कर रहा है कि आपके ना यहाँ से आपने पहले इसकी जो क्यूरी पैरामीटर्स हैं वेबसाइट के, वहां से आपने असेसमेंट की, आइडेंटिफाई किया, और देन आपने उसके बाद इस तरह का मिलीशियस डाटा दे दिया जो क्या करेगा कि इस यूजर का जो यूजर आईडी आ रही है 1036 का, जो पासवर्ड है वो रिप्लेस कर देगा विद न्यू पासवर्ड, ठीक है। क्यों, कि उसने क्या किया कि उसने यहां से सीधा इनपुट ली और वहां पे पीछे इसको एक्टिवेट कर दिया। आपने इनपुट की जब वैलिडेशन नहीं की, तो उसने क्या किया कि उसने वहां पे इंसर्ट अपडेट के हवाले से जब वैल्यूज चल रही थी, तो उसने सिर्फ उस टेबल के अंदर ही सिर्फ बैनर के कॉलम को अपडेट नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ पासवर्ड वाले कॉलम को भी अपडेट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह का काम भी हो सकता है अगर आपने कोई इनपुट वैलिडेशन नहीं की हुई। फिर एलडेप के लिए ना, जो एलडेप होता है उसके अंदर ना ये डिफरेंट तरह के ना ये पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स चेक होते हैं। इसमें इक्वालिटी चेक होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है ना, स्टेरी का मतलब है कि एनी, फिर एंड और नॉट, ठीक है। सपोज आपका एक अकाउंट का लॉगिन का फॉर्म है जो एलडेप से ऑथेंटिकेट हो रहा है और ये आपने वैलिडेट नहीं किया हुआ, तो ये अब क्या होता है कि एलडेप जो होता है ना, नॉर्मली वो एक एंड, मतलब एक एंड या एक और एक को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे यूजर नेम में डाल दिया सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो आपका एक्चुअल वैलिड यूजर नेम था, फॉर एग्जांपल वैलिड यूजर नेम था यहाँ पे, ठीक है, इस वाले केस में। और आगे आपने एंड डॉट डाल दिया, एंड दोबारा से दे दिया, और पासवर्ड में आपने कुछ भी लिख दिया। अब क्या होगा कि जब ये क्यूरी उधर जाएगी, एलडेप का वो जो वेरीफायर है उसके पास ये क्यूरी बन के जाएगी। वो एंड करेगा, वो चेक करेगा यूजर नेम इज इक्वल टू सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो ही अगला एंड आएगा ना, तो वो इस क्यूरी की प्रोसेसिंग बंद कर देगा। वो कहेगा ठीक है, ये चेक करो क्या यूजर सर्टिफाइड एथिकल हैकर है कि नहीं। तो हमने पहले बात की कि यहाँ पे उसने जो यूजर नेम दिया है ना वो वैलिड दिया है। अब क्योंकि इसने आगे वो पासवर्ड को चेक ही नहीं किया, अब क्या होगा, यूजर नेम तो वैलिड था, तो उसने क्या करना है, एक्सेस को ग्रांट कर देना है। नहीं, वहां पे एलडेप नॉर्मली नहीं चल रहा होता, ठीक है। एंड बेसिकली दो पैरामीटर्स दे रहे हो ना, देखो ये एंड शुरू में लगा हुआ था, ये आपने यहां लगाया कहीं पे,
ये वैल्यू पीछे प्रोग्राम हुई हुई थी एंड यूजर। एक्चुअली वहां पे उसने ये लिखा हुआ था एंड यूजर इज इक्वल टू वो वैल्यू, और फिर यहां पे ये उसने लिखा था एंड यूजर इज इक्वल टू वो जो वहां से इनपुट आई है, और पासवर्ड इज इक्वल टू जो पासवर्ड की इनपुट आई है। तो एंड के साथ दोनों चीज चेक कर सके, वैलिड यूजर भी हो और पासवर्ड भी उसका वैलिड हो, तो तब आप आगे वेबसाइट का एक्सेस या एलडैप का जो भी एक्सेस है वो ग्रांट कर दो, ठीक है। यूं ही आपने वहां पे सेकंड एंड दे दिया और आपने इनपुट वैलिडेशन नहीं की हुई थी, तो उसको जो ही सेकंड एंड मिला उसने इस वाली पासवर्ड की वेरिफिकेशन वाला पॉइंट को ही खत्म कर दिया। उसने सिर्फ देखा कि यूजर नेम वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि यूजर नेम आपने वैलिड दिया हुआ था तो उसका पासवर्ड आपको नहीं भी पता था, तब भी उसने आपको जाने दिया। बहुत ज्यादा जगह पे एलडैप बेसिकली हमारा जितना भी मेन ऑथेंटिकेशन होती है वो एलडैप के थ्रू यूज हो रही थी। एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुना है आपने? है एक्टिव डायरेक्टरी जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ये एलडैप प्रोटोकॉल पे काम करती है। एलडैप होते हैं लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जितने भी 90% ऑफ जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होते हैं वो एलडैप को यूज कर रहे होते हैं एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में। ठीक हो गया। कहाँ लगा हुआ है? ये एंड हमने दिया ना। ठीक है, देखो एलडैप का एक अपना तरीकाकार होगा ना, एक सेंटेक्स होगा ना। ये एसक्यूएल का सेंटेक्स नहीं है कि उसके बाद एंड लगाओ ना। ठीक है, मैंने देखो पिछली वाली एक्सरसाइज में वहां पे देखो एंड का क्या दिया हुआ सामने, सामने देखो ना, इधर देखो एंड का क्या दिया हुआ है। इसका इसका सेंटेक्स ऐसे है ना कि आप एंड पहले लगाते हो, इसके बाद एक दो 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 तीन दो चार दो छह दो, वो सारी की सारी चेक होंगी, अगर सारी ट्रू होंगी तो ये रिजल्ट देगा। तो ये एलडैप का एक तरीकाकार है एंड इंप्लीमेंट करने का, ये उसका सिंटैक्स है। इसके लिए ऐड हम बस शुरू में एक बार दे देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स में जितनी चीजें देते चले जाएंगे ना वो सारी की सारी चेक होंगी, सबका ट्रू होगा तो ये एंड ट्रू रिजल्ट करेगा। तो ये एलडैप का तरीका है, ठीक है। कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें पहले वैल्यू दी होती है, फिर उसके बीच में एंड लगा होता है, फिर अगली वैल्यू दी होती है, फिर अगर तीसरी भी है तो फिर एंड लगा होता है। तो ये डिपेंड करता है ना आपकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग के ऊपर, ठीक है। सी में एंड किसी और तरह से इंप्लीमेंट हुआ होगा, उसमें बीच में एंड देना होता है। पाइथन में या जावा में किसी और तरह से होगा, तो एल टाइप में बस शुरू में लगा देते हैं, तो बार बार एंड नहीं लगाना पड़ता। आगे जितनी ब्रैकेट्स आएंगी ना उन सब का रिजल्ट ट्रू होगा तो ये फाइनली ट्रू रिटर्न करेगा हमें। इसी तरह और के केस में आप शुरू में बस ये और लगा दोगे ये निशान, आगे जितने देते चले जाओगे बार बार नहीं देना पड़ेगा। गॉट? तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हर एक तरीकाकार का अपनी इंप्लीमेंटेशन होती है, इनकी इंप्लीमेंटेशन इस तरह की। ये वैसे इसमें तो सिंटेक्स गलत हो जाएगा जब पास के पीछे एंड लगा है, मुझे उसको सिंटेक्स एरर नहीं कंसीडर करेगा। क्योंकि हमने तो ये स्पेसिफाई किया ना कि सिर्फ स्टार्ट में एंड लग सकता है, हाँ और जो अब हमने दोबारा आगे एंड लगा दिया है, हाँ, इस पर सिंटेक्स एरर आना चाहिए था। क्यों? डिजाइन उन्होंने तो लैंग्वेज की लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन है, उन्होंने नहीं लगाया हुआ सिंटैक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है और कौन कौन से फ्लॉज हो सकते हैं। आपका सर्वर साइड के जावास्क्रिप्ट की इंजेक्शन हो सकती है कि आपने जब इनपुट दी तो उसमें पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के दे दो, ठीक है। ऐसे वो डालो जेएस कर या स्क्रिप्ट करके, स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आपने स्क्रिप्ट की कोडिंग लिखनी है स्क्रिप्ट की कोडिंग लिखे, एंड में स्लैश स्क्रिप्ट कर दो। तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, वट एवर जिसमें भी आप टेक्स्ट दे रहे हो, उसमें आप प्रॉपर टैग्स डाल के स्क्रिप्ट लिख के और पूरा 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 स्क्रिप्ट लिख दो जो कि आपका कोई इंटेंडेड काम कर रहा हो। अगर उसने उसको वैलिडेट नहीं किया हुआ इनपुट वैलिडेशन में, तो पूरे का पूरा स्क्रिप्ट आपकी एप्लीकेशन को चला जाएगा और उसकी मदद से वो आगे जाके कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सर्वर साइड इंक्लूड्स क्या होते हैं कि इसके अंदर आप मुख्तलिफ डायरेक्टिव्स के थ्रू ना इसको पूरी पूरी फाइल्स दे देते हो। बजाय आप स्क्रिप्ट लिखने के, आप स्क्रिप्ट की फाइल का यूआरआई दे दोगे उसको, ठीक है। तो अगर उसने उसको वैलिडेट नहीं किया हुआ तो वो जब उसको पार्स करेगा, डिपेंड करता है आपकी केस टू केस वेरी कर रहा होगा। किसी जगह पे आपका एसक्यूएल इंजेक्शन चल रहा होगा, किसी पे सर्वर साइड, किसी पे एलडैप, किसी पे ये वाला। तो आप पूरे का पूरा पूरी डायरेक्टिव या पूरा एक स्क्रिप्ट किसी और जगह पे होस्ट हुआ हुआ वो भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू ये वाला काम हो जाएगा। फिर नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा है कि वेबसाइट अब जो है ना, पहले क्या होता था कि उसने अगर आपने 10 पेजेस बनाने हैं तो 10 के 10 पेजेस
आपको कोड करने पड़ते थे। अब क्या होता है, आप एक टेम्पलेट बना लेते हैं, ठीक है। उस टेम्पलेट में जितने भी पेजेस होते हैं ना, तो उसमें आप कहते हो हेडर, बॉडी और फुटर, ठीक है। अब वो टेम्पलेट के अंदर सिर्फ डाटा नया आ जाता है, बाकी ऊपर नीचे आगे पीछे की जितनी भी जो विजुअल इंटरफेसेस है वो सेम रहते हैं। वो आपने एक टेम्पलेट बनाया होता है जिस टेम्पलेट के अंदर आप कॉल कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अच्छी साइट्स होती हैं वो आपको ये अलाउ करती हैं कि आप अपनी कलर स्कीम्स चेंज कर लें, इस तरह की चीजें चेंज कर लें। तो होता क्या है, जिन्हें आप कलर स्कीम चेंज करते हो तो सिर्फ आपका टेम्पलेट दूसरे वाला, दूसरे कलर वाला आ जाता है, डाटा वही आता है, चलता चला जाता है, ठीक है ना। तो टेम्पलेट्स होते हैं। तो जैसे आप अपना टेम्पलेट एक चेंज करते हो, दूसरा चेंज करते हो, तीसरा चेंज करते हो, तो अगर मैं थोड़ा सा आपकी वेबसाइट को सर्च कर लूं कि यार इस तरह से काम कर रही है और इसके ये चीजें, उसके वो जो CSS फाइल्स होती है और इन चीजों को पढ़ लूं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं वो जहां पे वो टेम्पलेट चेंज करने का आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, कि यार ये वाला टेम्पलेट चेंज कर लो, तो वहां पे उसको मैं मिलिशियसली अपना वाला टेम्पलेट भिजवा दूं, ठीक है। और अपने वाले टेम्पलेट में मैं 10 ऑप्शन और एक्टिवेट करा लूं कि उसमें एडमिन का पैनल भी दे दूं, कोई और इंफॉर्मेशन भी उठा के, जिस तरह वो यहाँ पे आपको पता है जो भी जिस भी साइट में आप जाते हो तो आपको यूजर नेम बता रहा होता है। तो अगर मैं यूजर नेम के साथ अपने टेम्पलेट में वहां पे कहूँ कि पासवर्ड भी बता दूं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर उसको टेम्पलेट इंजेक्शन वाला काम अवेलेबल है, अगर उसके अंदर वो फ्लॉ है, तो अगर मैंने एक उसको नया टेम्पलेट दिया है जो ये कर रहा है कि वहां पे यूजर नेम के साथ कोमा डाल के पासवर्ड भी दिखा रहा है, तो जो ही वो टेम्पलेट लगेगा तो मुझे पासवर्ड भी नजर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से मैं करके डेटाबेस की कोई और इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो टेम्पलेट होता है ना, उसके लिए आपने देखना होता है कि ये सिर्फ उन टेम्पलेट्स का डायरेक्टिव हमारे पास आए जो हमारे अपने सर्वर पे पड़े हैं। कोई और यूआरएल किसी टेम्पलेट का आ रहा है तो वो आपने प्रोसेस नहीं करना। बताओ। सिर्फ हम टेम्पलेट इंजेक्ट कराएंगे वो सब यूजर्स को नजर आएगा या सिर्फ हमें नजर आएगा? आपको नजर आएगा ना। अभी तो मेरी बात सुनो, अब टेम्पलेट में डाल दो कि मुझे यूजर का पूरा टेबल भी दिखा दो, तो नजर आ जाएगा ना। मैंने तो एग्जांपल दिया ना, अब आप एक फील्ड की जगह उसमें 50 फील्ड लेकर आ दो, पूरी पूरी टेबल डिस्प्ले करवा दो टेम्पलेट में। टेम्पलेट अगर उससे मान लिया तो टेम्पलेट जो कह रहा है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उठा के लाके दिखा देगा आपको, सही है कि नहीं। तो सर्वर साइड और जो मैंने थोड़ा सा अपने काम डिस्कस करेंगे, एक सर्वर साइड भी पड़ा है ना, सर्वर साइड इंजेक्शन, और इससे पहले एक स्लाइड में इंजेक्शन। ये टेम्पलेट इंजेक्शन है। ये सर्वर साइड में आप एक्चुअली कोई कमांड, कोई स्क्रिप्ट, कोई इस तरह की चीज देते थे ना। इसमें आप टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट पे अभी कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, यहाँ पे टेम्पलेट यूज हो रहे हैं और उन टेम्पलेट की वो जो यूआरएल जा रही है उसमें ऐसा फ्लॉ है कि आपने वैलिडेट नहीं किया कि आप अपनी साइट के अलावा भी किसी साइट का टेम्पलेट का यूआरएल दे दो तो वो भी जा सकता है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट वाला सिर्फ टेम्पलेट के एस्पेक्ट पे काम करेगा। तो अगर कोई डेटा किसी और वेबसाइट से पिक करेगा वेबसाइट रन टाइम तो उसको भी क्या करते हैं? टेम्पलेट फिर जो, जब आपका टेम्पलेट एक्सेप्ट हो गया तो फिर टेम्पलेट में आपने जो दिखाया है वो सर्वर आपका प्रोसेस करके दिखा रहा होगा। आप गूगल की वेबसाइट को डाटा निकाल के दिखा देते हो कि टेम्पलेट को कहो कि यार गूगल की वेबसाइट के ऊपर जाके ये वाला डाटा उठा के ले आओ, अगर उसकी कोई एपीआई कॉल आपको पता है तो वो टेम्पलेट डेटा में भी वो लोकली सीएसएस को चेंज करनी है कि ग्लोबली? है। टेम्पलेट जो हमारी चाहिए वो थी सीएसएस जो होती देखो टेम्पलेट जो होता है ना, वो बहुत सारी सीएसएस को यूज कर रहा होगा, बहुत सारे जेएस को यूज कर रहा है वो टेम्पलेट। अब आपने टेम्पलेट में प्रोग्रामिंग नहीं की ना, इसलिए आपको उसका आइडिया नहीं हो रहा ना। है एक्चुअली में सीएसएस की होगी होगी। सीएसएस वो एक टेम्पलेट होता है ना, नॉर्मल जो सबसे बच्चों वाला टेम्पलेट होता है ना, वो यही होता है कि जो तुम बात कर रहे हो कि 4-5 सीएसएस होती हैं तो आप सीएसएस चेंज कर लेते हो, ठीक है। मैं सीएसएस की बात नहीं कर रहा, सीएसएस सिर्फ कलर्स चेंज कर रहे होते हैं। ये पॉइंट को समझो। टेम्पलेट ये है कि कहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ठीक है। यूजर नेम यहाँ नजर आ रहा है, दूसरा टेम्पलेट लगाओ तो यूजर नेम उस साइड पे जाना शुरू हो जाए, ठीक है। यूं समझ लो कि आपने लिनक्स के मल्टीपल तरह के वो अवेलेबल होते हैं। जी नॉम का शेल है, ठीक है, केडी का शेल है, ठीक है ना, LXDE का शेल है। अब किसी में वो जो बार होती है, ये वाली मेन्यू बार सी, वो साइड पे आ रही होती है जी नॉम के अंदर, ठीक है। केडी में नीचे होती है विंडोज की तरह, और ये जो तीसरा वाला LXD है या जो काली वाली यूज कर रही होती है LXD होता है, इसमें ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो केडी में नीचे आ रहा है, एक में ऊपर आ रहा है, बाकी चीजें सेम होंगी, मेन्यू वगैरह सब कुछ एक ही नजर आ रहा होगा, एक ही तरह का, लेकिन प्लेसमेंट डिफरेंट होगी ना, ठीक है। कलर वाली जो तुम सीएसएस की बात कर रहे हो तो रंग चेंज होता है कि आपने ब्लू सीएसएस सेलेक्ट कर ली तो ब्लू रंग सब जगहों पे आ गया, पिंक कर ली तो पिंक आ गया। मैं बात करूं टेम्पलेट की, टेम्पलेट में चीजों की प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगी कि स्टार्ट मेन्यू इधर की जगह इधर आ जाए, फ्ला चीज इसकी जगह यहाँ नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। नेटवर्क की आइकॉन या रिसाइकल बिन इधर की जगह इधर मूव हो जाए, वो पूरा टेम्पलेट पूरा इंटरफेस ही चेंज हो जाएगा। अब डिफरेंस समझ आइए सीएसएस और उसमें टेम्पलेट में क्या फर्क है।
अच्छा, इसी तरह से लॉग इंजेक्शन होते हैं। लॉग इंजेक्शन क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट नॉर्मली आपकी एक्टिविटीज को लॉग भी कर रही होती है। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया है कि कौन सी वाली चीज ये जाके लॉग में डालती है, जो आपने पूरा इंटरफेस अपने पास खोला हुआ है, तो आप उस चीज के डाटा को भी मैन्युपुलेट कर सकते हो। ठीक है, और वो जब डाटा जाके उसके अंदर कोई इंजेक्शन लगा के भेज सकते हो, जब वो जाके लॉग में सेव होगा तो ऑटोमेटिकली वो लॉग को खराब कर देगा। ठीक है ना, तो लॉगिंग इंजेक्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। अच्छा, अभी जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स है ना, ये जो आप पहले बात कर रहे थे, सारी चीजें लिंक्ड है ना, वो जो आप कह रहे थे किसी और साइट से उठा ले, ये कर ले, वो कर ले। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक अगर किसी साइट पे चल रहा है, तो आप इस पे टेम्पलेट अटैक भी लगा सकते हो। अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक पॉसिबल नहीं है, वो किसी और साइट से डाटा उठाने ही नहीं देती, तो ऑटोमेटिकली आप टेम्पलेट वाला अटैक परफॉर्म नहीं कर सकोगे। क्यों? कि उसके लिए अब आपके पास तो इतनी ऑथेंटिकेशन की पावर नहीं होगी कि आप उस वेबसाइट पे अपना टेम्पलेट अपलोड कर दो। और आपने अपना टेम्पलेट तो किसी और ही वेबसाइट पे अपलोड किया होगा ना। ठीक है, तो ये आपस में लिंक्ड है। ये बात समझ आ रही है ना, जो बात मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पे जाने से पहले कि अच्छा होता क्या है कि आपके जो HTML पेजेस हैं, वो तो स्टैटिक होते हैं, उसमें तो कोई चेंज आनी नहीं है। उनमें तो जैसे हैं एज इट इज आपको डिस्प्ले करवा देना है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ आप वहां कर सकते हो, ये सारे जो मसले मसाइल हैं उन पेजेस पे जो आपके डायनेमिकली जनरेट हो रहे हैं। तो डायनेमिकली जनरेटेड पेजेस जो होते हैं, अ, वो मुख्तलिफ तरह की, मतलब VB स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, HTML, फ्लैश, ASP.NET वगैरह वगैरह, इस तरह की टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो जो डायनामिक कंटेंट होता है ना, वो एंड में ट्रांसफॉर्म होता है सिंपल HTML में, जो आपके ब्राउजर के पास आती है और ब्राउजर उसको रेंडर कर देता है। ठीक है, एंड में आपके ब्राउजर में HTML ही जावास्क्रिप्ट और CSS की मदद से रेंडर हो रही होती है। लेकिन वो नॉर्मली इन सब एप्लीकेशन में अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग तरीके से बन रही होती है। जैसे जीमेल का जब आप पेज खोलो, उसको राइट क्लिक करो और उसके उसमें जाओ, तो वो सारी HTML ही लिखी होती है। बट आपके लिए वो पेज और होता है, वो आपकी मेल सिखा रहा होता है। मेरे लिए वो पेज और बनता है, वो मेरी मेल्स उसमें दिखा रहा होता है। ठीक है ना, किसी और के लिए, इनके लिए वो और पेज बनेगा जिसमें इनकी मेल नजर आ रही होंगी। ठीक है, एंड में HTML ही जनरेट होगी, बट तीनों बंदों के लिए अलग अलग होगी, डायनेमिकली जनरेट होगी। जब मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे लिए मेरा वाला पेज जनरेट होगा HTML, इसमें मेरी ईमेल्स की लिस्ट आ रही होगी, इसके लिए इसकी और आपके लिए आपकी। ठीक है, तो अब इसमें वो डायनामिकली जनरेशन किसी ना किसी चीज की बेस पे होगी, जिसकी बेस पे वैलिडेट करेगा कि यार ये मैं हूं तो मुझे मेरी नजर आनी चाहिए, ये है तो इसकी नजर आनी चाहिए, आप हो तो इसकी नजर आनी चाहिए। तो वो जो इनपुट है, वो अगर आपने वहां पे उसको सिक्योर नहीं किया हुआ या उसको वैलिडेट नहीं किया हुआ, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो जो पर्सन है, वो कोई ना कोई इस तरह की चीज उसके अंदर डाल दे, प्रोवाइड कर दे डाटा को, कि जिसकी मदद से वो जो पेज है वो किसी और तरह से चीजों को दिखाना शुरू कर दे। ठीक है, अच्छा, अब उस चीज को डालने के लिए वो क्या चीज होगी, वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग का कोई ना कोई सहारा होगा, कोई स्क्रिप्ट होगा, कोई इस तरह की चीज होगी। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं होस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉर्मली वेबसाइट, क्योंकि हमें इस बात का ख्याल ही नहीं होता कि यार ये वेबसाइट हमारे अलावा कहीं और से भी डाटा ले सकती है। ठीक है, हम तो ये समझ रहे हैं कि यार ये मैंने टेम्पलेट बनाया है, ये मैंने फला चीज बनाई है, ये मैंने अपना स्क्रिप्ट बनाया PHP का, ये मेरा ASP का स्क्रिप्ट है, तो ये सारे यहीं से आपस में यूज होंगे और ये आगे यूजर के लिए पेज बनेगा और पेज लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इनपुट वैलिडेशन का ख्याल नहीं रखा हुआ और यूजर कहीं ना कहीं से कोई URL देता है और URL को ऐसे प्रोसेस करवाता है कि वो बेसिकली आपके उस जनरेटिव स्क्रिप्ट को एज ए इनपुट मिल जाए, अब वो क्या करेगा कि वो आप अपने वाले स्क्रिप्ट को छोड़ के आप वाले स्क्रिप्ट की मदद से कंटेंट को जनरेट कर लेगा, जो आपके लिए HTML बन रही है। और एंड में जब आपके सामने कोई चीज आएगी, तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, एज पर जो हमारी वेबसाइट जिस काम के लिए बनी है उस तरह की नहीं होगी, तो उसमें कोई ना कोई डाटा लीक हो रहा होगा, कोई और इशू हो रहा होगा। ठीक है, तो इस काम के लिए उस चीज को आपको कहीं ना कहीं वेब पे होस्ट भी करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक नहीं किया हुआ, या आपने इनपुट वैलिडेशन नहीं की हुई, दोनों सूरतों में, या आपकी वेबसाइट ने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को ब्लॉक नहीं किया हुआ, ये इसलिए ब्लॉक नहीं करते, मजबूरी होती है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट या बहुत सारे इस तरह के वो कंपोनेंट यूज किए हुए होते हैं जो कि डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनके लिए मजबूरी होती है कि वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को ब्लॉक नहीं करते। तो सेकंड फिर हमारे पास जो उसका मेजर रह जाता है, काउंटर मेजर, वो ये रह जाता है कि आप अपनी इनपुट्स को वैलिडेट करें कि उसके अंदर कोई URL ना आ रहा हो। अगर नेम आ रहा है तो नेम ही हो,
उसमें http://www.falana.com/xyz.js ना लिखा हुआ हो, ठीक है, तो ये वैलिडेशन आपने करनी जरूरी होती है। अब इसमें होता क्या है, एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मल रिक्वेस्ट है, आपने से किसी वेबसाइट को कुछ भी यूआरएल भेजा, और सपोज वो यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो जो सादी वेबसाइट होती है ना, सादा तरीका होता है वो ये होता है कि वो कहता है कि यार 404 नॉट फाउंड, ठीक है। आपने कहा नहीं यार, मैं यूजर को या मेरी वेबसाइट यूजर को ये रिस्पॉन्स दे कि फलाना पेज नॉट फाउंड, ठीक है, ज्यादा अच्छा मैसेज जाए यूजर के पास कि यार जो आपने पेज का नाम डाला है ना, ये नॉट फाउंड। अब देखो, सिंपल 404 नॉट फाउंड होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आपके प्रोग्रामर ने एक अच्छा काम किया, उसने कहा मैं यूजर को जरा खूबसूरत सा मैसेज दूं कि फलाना पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो जाहिर है इसका मतलब है, अगर ये फलाना पेज मैंने अभी लिखा है और इसने जवाब में मुझे ये वाली बात कही है फलाना पेज नॉट फाउंड, तो वेबसाइट के डेवलपर को पहले से तो नहीं पता था कि यार फैसल साहब 17 तारीख को या 18 तारीख को ये वाला पेज खोलने की कोशिश करेंगे, तो जब ये वाला पेज खोले तुमको ये वाला मैंने एरर देना है। इसका मतलब है कि ये पेज डायनेमिकली जनरेट हो रहा है, सही है कि नहीं। अच्छा, अब डायनेमिकली जनरेट हो रहा है तो इस तरह का कोई ना कोई कोड लिखा होगा क्या कि नॉट फाउंड, और वो यूआरएल को डिकोड कर ले, और ये जो रिक्वेस्ट की जो यूआरआई आई है ना, ठीक है, इसको साथ डिस्प्ले करवा दे, तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरआई से आपको ये जो भी आपने पेज का नाम दिया होगा ये मिल जाएगा। तो इसको वो नॉट फाउंड और आगे ये वाली चीज लगा देगी कि ये इस तरह से बन जाएगा कि नॉट फाउंड और जेसन फाइल डॉट एचटीएमएल, तो ये एक्चुअली उसने यूआरआई से रन टाइम पे उठा लिया। तो आप इसको 1000 बार डिफरेंट तरह के नाम दोगे तो 1000 बार आपको कहेगा कि नॉट फाउंड और ये वाला नाम, नॉट फाउंड और ये वाला नाम, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब अटैकर ने क्या किया, उसने ना ये जो यही लिखा, ये जो जैसे यहां पे लिख रहा था कि certifiedhacker.com/jason_file.html, तो उसने कह दिया था कि यार ये नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने यूआरएल ये दे दी http://certifiedethical.com/ आगे स्क्रिप्ट, ये पूरी लाइन हाथ से लिख दी, अलर्ट वार्निंग द एप्लीकेशन हैज एनकाउंटर्ड एन एरर, और ये आगे स्क्रिप्ट बंद कर दी पूरा। इसने यहाँ पे जावा का एक स्क्रिप्ट का एक छोटा सा कोड आगे पूरा उसने टाइप कर दिया। आपको पता है यूआरएल में जितना मर्जी आप टाइप करते हो, आपके पास खुली जगह होती है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आपने पूरी लाइन टाइप कर दी। जब ये लाइन आप एंटर करेंगे और इसको मिलेगी ना, ये जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये इस तरह से आपको ये उसी का ये जो स्क्रिप्ट है इसको एग्जीक्यूट करके ओके का दे देगा। गॉट द आइडिया, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट की जगह आप और स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। आप कहते हो यार मुझे फलानी फाइल अपने सर्वर के ऊपर से रीड करके उसका कंटेंट शो कर दो, जावा स्क्रिप्ट है ना, ठीक है। अब अगर आपका ये वाला स्क्रिप्ट अलर्ट का चल गया ना, तो अब आपका जावा स्क्रिप्ट का कोई भी स्क्रिप्ट इस पे चल सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो सारा इसको प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस में जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है उसके मुताबिक आपको फाइल रीड करनी है, कोई और काम करवाना है जावा स्क्रिप्ट का, तो वो आपको यहां से शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले काम हो सकते हैं। फिर ईमेल के थ्रू आप इसी तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हो कि आपने क्या किया, आपने एक मिलिशियस लिंक बनाया, ठीक है। इसमें क्या था कि जो आपकी वेबसाइट थी वो आगे जो यूआरएल लेती थी ना, उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग वगैरह का कोई मैकेनिज्म उसके पास इस तरह का वैलिडेटेड नहीं था। तो आपने क्या किया, ये जो बैंक.com/ करके आगे कोई इसी तरह से स्क्रिप्ट डाल दिया जिस तरह आपने पीछे डाला हुआ था, ठीक है, मिलिशियस। और इसके अंदर चूंकि वो आपको पता है कि एचटीएमएल की कोडिंग होती है, तो आप वो ऊपर टेक्स्ट लिख देते हो कि क्लिक हेयर टू गेट दिस थिंग, और पीछे वो पूरा यूआरएल चल रहा होता है। तो बंदा जब वो क्लिक हेयर देखता है तो उसके ऊपर क्लिक कर देता है। अब वो क्लिक करते हैं तो पीछे वो पूरा वो जो आपने इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उस बैंकिंग साइट डॉट कॉम के आगे, जिस तरह के यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ था, ये वाला, ठीक है, वो चल पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या किया, ये पूरा स्क्रिप्ट एक ईमेल में डाला, लिंक बनाया, उसके ऊपर सिर्फ वहां पे शो करवा दिया कि क्लिक हेयर टू गेट दिस थिंग, ठीक है, और किसी बंदे को भेज दिया, आपका जो भी टारगेट है। तो उसने जो ही इस पे लिंक पे क्लिक किया तो उसको फ्रंट पे तो, अच्छा लोग क्या करते हैं, एक और मजे की बात, आपको पता है ना वो ए वाला, ए एच रेफ इज इक्वल टू, पूरा आपने वो http:// आगे स्क्रिप्ट डाल दिया, ठीक है। ये अभी हमने ए का टैग बंद नहीं किया, और यहां पे मैं लिखता हूं abc.com, ठीक है, उसके बाद /a कर देता हूं, गॉट इट। यहां पे मैंने लिखा हुआ है abc.com/script, और फिर ये पूरा स्क्रिप्ट है,
और यहाँ पे मैंने abc.com, यानी कि ये वाला टैग, शुरू वाला जो ए का स्टार्टिंग टैग है, इसको खत्म करने के बाद मैंने ऐसे लिख दिया abc.com। अब जो यूजर के पास ईमेल डिस्प्ले होगी ना, उसमें सिर्फ लिखा आ रहा होगा क्लिक हेयर, और इधर लिखा हो रहा होगा abc.com, ये वाला टेक्स्ट। और वो यूजर नहीं समझेगा कि मैं सिंपल abc.com के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, हालांकि वो सिंपल टेक्स्ट है। एक्चुअल जो यूआरएल है वो मैंने यहाँ ahref के अंदर डाला हुआ था, ठीक है, पूरा स्क्रिप्ट डाल के। तो जो ही वो क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वो वाला स्क्रिप्ट चलेगा। वो स्क्रिप्ट उस यूजर की कुकी भी मुझे ट्रांसफर कर सकता है, सेशन आईडी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या कुछ और भी काम कर सकते हैं जो भी मैंने स्क्रिप्ट में करवाया हुआ है। तो यूजर को रीडायरेक्ट जब करेंगे हम, तो वो लेजिट वेबसाइट पे, असल बैंक की वेबसाइट पे करेंगे रीडायरेक्ट। क्योंकि मैंने हो सकता है ना असल बैंक की कुकी शुकी उठानी हो ना, ठीक है ना, वैसे करूंगा तो कौन सी मुझे कुकी देगा, समझ आई? अच्छा, तो ये वही वाली चीज जो है ना, यहाँ से वो हो रही है कि आपने एक मिलिशियस लिंक बनाया इसी तरह से, वो किसी तरह से यूजर को भेज दिया ईमेल के थ्रू या वट, और किसी तरह से उसको कन्विंस कर दिया कि इसके ऊपर क्लिक करे। वो जो ही क्लिक करेगा तो वो असल लेजिटिमेट सर्वर के ऊपर जाएगी, वही जिस तरह आप कह रहे हो बैंक वाली जो अभी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और वहां से उस पेज का रिस्पॉन्स अलोंग विद दैट स्क्रिप्ट ने जो भी करना था, वो दोनों मिलके यहाँ इस वाले पर्सन के पास आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उस स्क्रिप्ट में उसने उसकी कुकी स्टीलिंग या कुकी कॉपी करने की रिक्वेस्ट डाली हुई थी, तो वो यहाँ से कन्वर्ट होकर स्क्रिप्ट की वजह से हैकर के पास आ जाएंगे, और हैकर उस कुकी को यूज करते हुए, सेशन आईडी को यूज करते हुए उस वेबसाइट में उस यूजर के अगेंस्ट लॉग इन कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग ब्लॉग्स वगैरह यूज करते हैं, तो ब्लॉग्स के अंदर ये वाला काम हो सकता है कि आप जो ब्लॉग्स के अंदर मैसेज लिख रहे होते हैं उसके अंदर आप स्क्रिप्ट लिख दो। अगर इसने उसको सैनिटाइज नहीं किया हुआ तो क्या होगा, ये देखो इसने लिखा है, मैसेज है फॉर एग्जाम्पल जैसन, आई लव योर ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखा है, उस स्क्रिप्ट में उसने क्या लिखा है जावास्क्रिप्ट में, ऑन लोड डॉट विंडोज डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, आगे उसने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये आपने जब इसको सेव किया, इनपुट वैलिडेशन नहीं हुई, तो ये जाके डेटाबेस सर्वर में सेव हो गई इस ब्लॉक के अंदर। अब क्या होगा कि जो ही कोई बंदा इस ब्लॉग को खोलेगा, तो ब्लॉग खोलेगा तो वो सारी पोस्टें दिखाएगा। पोस्टें दिखाते 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 जो ही वो जो आपका वेबसाइट रेंडर हो रही है, वो जब यहां पहुंचेगी इस वाली पोस्ट पे जो हैकर ने इन की हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ था जावास्क्रिप्ट ऑन लोड इज इक्वल टू विंडोज डॉट लोकेशन इज इक्वल टू http.hacker.com। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो जो ही पेज खुलेगा, साथ ही वो जो ही उसका लोड होने वाला काम पूरा होगा, साथ ही वो रीडायरेक्ट होके इस वाले वेबसाइट पे चला जाएगा। तो आपकी वेबसाइट खुली नहीं रही होगी, जो ही खुलेगी साथ ही ये वाला मैसेज एग्जीक्यूट होगा और फिर से आपका रीडायरेक्शन आ जाएगी जितने भी यूजर हैं उन सबके लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एडमिन को जाके ये वाला स्पेसिफिक मैसेज डेटाबेस में से डिलीट करना पड़ेगा, तब जाकर ये वाली चीज आगे चलेगी, ठीक हो गया। इसी तरह से हेलो वर्ल्ड है, तो इसमें एग्जांपल ये दी जा रही है कि आप जहां हेलो वर्ल्ड दिखा रहे हैं वहां पे फिर आप कोई भी अगला काम करवा सकते हैं। सर उसने लिंक पे क्लिक तो नहीं किया था। नहीं, ऑन लोड जावास्क्रिप्ट ऑन लोड, आपने पढ़ी भी नहीं ना जावास्क्रिप्ट, ही तो मसला। जावास्क्रिप्ट ऑन लोड ये करती है कि जो ही आपका पेज लोड होता है, साथ ही आगे जो एक्शन होता है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन मैंने क्या लिखा हुआ था कि विंडो की जो लोकेशन है, विंडो मीन आपका ब्राउजर, उसकी जो लोकेशन है वो जो बाहर आ रही है, जो यूआरएल है जो इसको खुला हुआ है, वो आप चेंज कर दो इस वाली वेबसाइट पे, ठीक है। तो जो ही आपका ऑन लोड का इवेंट अकर होगा, यानी कि आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी, साथ ही वो जो विंडो की लोकेशन है उसको चेंज कर देगा इस नई वाली वेबसाइट से, तो आपके सामने उस पेज की जगह ये नया वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हुई भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनसिक्योर डिजाइन है। इनसिक्योर डिजाइन क्या होता है कि अगर आपने इन सब चीजों का जो अभी हमने पीछे पढ़ी है, और इसके अलावा भी आपके बिजनेस की कोई रिस्क हो सकती है, जैसे बिजनेस की वेबसाइट है उसका कोई अपना रिस्क होगा, बैंकिंग की वेबसाइट है उसका अपना कोई रिस्क होगा, ठीक है, कोई और डिफेंस की साइट है, किसी भी तरह की जीमेल है उसके अपने रिस्क होंगे, फेसबुक है उसके अपने रिस्क होंगे, ठीक है। तो अपने जो बिजनेस आपका है उसके अकॉर्डिंगली उस पे जो पॉसिबल लिंक्स, जो अटैक या जो थ्रेट प्रोफाइल उसकी बन रही होती है, उसके हिसाब से आपने उन चीजों की सेफ्टी का ख्याल अपनी बिजनेस लॉजिक में डाला है कि नहीं डाला, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की वेबसाइट है, उसका थ्रेट लैंडस्केप क्या बन रहा है, और उस पर अटैकर किस तरह के अटैक कर सकता है, और उनका अगर आपने अपनी बिजनेस लॉजिक में ख्याल नहीं रखा हुआ, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट फोर्जरी आ सकती है, ऑथेंटिकेशन हाईजैक हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, डी डॉस अटैक हो सकता है, इस तरह के मल्टीपल तरह की चीजें हो सकती हैं
अब ये सारी चीजें आपने अपनी बिजनेस लॉजिक और अपने बिजनेस को देखते हुए करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ख्याल है कि मेरी वेबसाइट पे डीडोस अटैक हो सकता है, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे क्लाउड फ्लेयर वगैरह से मैं सर्विस ले। ठीक है। हर बंदे को ये सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को है जिनको लग रहा है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर डीडोस अटैक आ सकता है। ठीक है। ऑथेंटिकेशन बाईपास का है, तो उसके लिए अगर आपने कोई एलडेप वाला लगाया हुआ है, सर्वर यूज कर रहे हो ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसका मतलब है कि मेरे ऊपर एलडेप का अटैक आ सकता है। अगर आपने एलडेप की ऑथेंटिकेशन ही नहीं की, तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो वाला अटैक आप पे नहीं चलेगा इंजेक्शन का। ठीक है, क्योंकि आपकी एलडेप से ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं रही। तो इट डिपेंड्स कि आपकी जो बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसको सामने रखते हुए अपने डिजाइन के अंदर एप्लीकेशन के आपने इस तरह के मेयर्स इंप्लीमेंट करने हैं, जिनकी मदद से आप उन तरह के इश्यूज को कवर कर सको। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एपीआई यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अपने वेबसाइट में। तो अगर आपके पास एपीआई यूज हो रही है, तो हैकर क्या करेगा? वो आपकी उस एपीआई को एक तरह का ट्रावर्स करेगा। इस तरह डायरेक्टरी ट्रावर्सल अटैक होते हैं कि आप पूरी डायरेक्टरीज पॉसिबल जो होती हैं, या हमने कहा था वो जो एडमन डॉट जीएसपी, एडमन डॉट पीएचपी वगैरह टाइप की वो एक पूरी ब्रूट फोर्स की कंपेन चलाता है कि देखिए इनमें से कौन कौन से पेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से वो पॉसिबली उसको भी स्कैन करेगा, एपीआई की जितने भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। अगर उसको कोई ना कोई पूरली इंप्लीमेंटेड एपीआई मिल गई, तो उसके अंदर अपना कोड इंजेक्शन डाल देगा। ठीक है। फिर क्या होगा कि जब भी कोई यूजर आपकी उस एपीआई को एक्सेस करेगा, तो वो जो आपका डला हुआ कोड था वो भी जाके यूजर के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर एक बंदा एपीआई यूज नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली उसको इस वाले काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पांचवा जो सबसे बड़ा मसला आता है, जिसका ताल्लुक नॉर्मली डेवलपर से नहीं होता लेकिन उसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन खराब होती है, वो होती है मिसकॉन्फ़िगरेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ये तो सारे काम कर लिए कि अनवैलिडेटेड इनपुट है। ठीक है। पैरामीटर फॉर्म टेम्परिंग है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग है, ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटेक्शन है, इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस है। ये आपकी वेबसाइट के अंदर तो आप प्रोग्राम करते हुए इसको कवर कर सकते हो, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें जो है ना आपके सर्वर एंड के ऊपर भी कवर हो सकती हैं। कि अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कर दो। ठीक है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कर दो कि वो इस तरह की एक्टिविटीज को पहले से डिनाई कर दे, आपकी एप्लीकेशन तक पहुंचने ही ना दें। ठीक है। उसके लिए मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी इनपुट्स हैं उनको वो कन्वर्ट कर देता है, कि अगर उसमें जो भी चीज़ें लिखी आ रही हैं उसकी एक बार यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन करवा लेते हैं। तो अगर आप यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं और आपने उसमें ये वाली चीज़ें डाली हुई हैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए, लेस देन और ग्रेटर देन डाला हुआ है, तो उसकी जगह एंड एल टी आना शुरू हो जाएगा, एंड जी टी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जो स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपने लिखा हुआ है लेस देन एरो स्क्रिप्ट, ग्रेटर देन एरो, उसके बाद आपने अपना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अगर आप उसकी इनकोडिंग करवा दें यूनिकोड के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से, तो क्या होगा कि वो जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वो जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अब आपका स्क्रिप्ट नहीं रहेगा, उसमें लिखा आ जाएगा स्क्रिप्ट की जगह एंड एल टी, स्क्रिप्ट एंड जी टी, आगे वही ऑन लोड ये वो। अब तो वो आपका स्क्रिप्ट ही नहीं रहा ना। तो जब स्क्रिप्ट नहीं रहा, वो चलेगा भी नहीं, वैसे टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है। उस तरह का काम आप करवा सकते हो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के अंदर। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। कि आप यूआरएल के पैरामीटर में टेम्परिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे यूआरएल के पैरामीटर में आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, वहां पे उसकी प्राइस इस यूआरएल में जा रही थी, वहाँ 2500 दी हुई थी, आपने थोड़ा सा एनालाइज किया, तो आपने उसकी जगह उस यूआरएल में 1500 डाल के भेज दिया, तो वही चीज आपको 2500 वाली 1500 में मिल गई। ठीक है। अब ये कुछ हिडन होते हैं, कुछ फ्रंट में नजर आ रहे होते हैं, तो हिडन पैरामीटर्स को भी आप एक्सपोज करवा सकते हो, थोड़ा सा कम्युनिकेट करवा के सर्वर से। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके कोई और पैरामीटर है कि आपके पास व्यू का राइट था, तो आपने यहाँ देखा यार व्यू लिखा आ रहा है, उसमें चेंज करके देखता हूँ एडिट या डिलीट, तो देखूँ चलता है कि नहीं चलता। तो हो सकता है कि अगर वही वाली चीज आपकी मैच हो जाए डिलीट वाली, यूजर ने भी वही चेक लगाया हुआ हो, डिलीट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब डिलीट करने का राइट दे दो, तो वो आपको मिल जाए। ठीक है। आपने कोई हिडन फील्ड डाली हुई है जिसके अंदर आप प्राइस काउंटर कर रहे हो, तो यूजर क्या करेगा कि वो हिडन फील्ड्स को चेक कर लेगा कोड खोल कर, उसमें से 99 को 9 कर देगा, तो वो उसकी वैल्यू आगे सर्वर में ट्रांसफर होगी तो 9 में चली जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से करके कोई malicious रिक्वेस्ट वगैरह ये आ रही होती है। अच्छा, अब आप लोग क्या करें कि जल्दी से एक एक पेपर निकाल लें, स्पीडी स्पीडी। 9:06 पे हम शुरू कर देंगे और 9:16 पे हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है। 10 मिनट है आप लोगों के पास इसको सॉल्व करने के लिए।
30 सेकंड है जिसमें आप अपना नाम वगैरह लिख लें उस पेज के ऊपर, ठीक है, रोल नंबर भी लिख लें। ओके, आपका क्विज स्टार्ट होता है अब से। ठीक है, 2 सवाल है सिर्फ, टू द पॉइंट रेलेवेंट जवाब दे दें, नंबर भी अकॉर्डिंगली। ठीक है, मेरा ख्याल है कि क्लासेस जो है 5 होती हैं, तो 2 नंबर हर क्लास के हैं, एक एक एग्जाम्पल के, मतलब 1 नंबर उसकी डेफिनेशन का, 1 नंबर एग्जाम्पल का। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 2 मेथडोलॉजीज इन 3 में से आपने लिखनी है, और हर एक के 5 5 नंबर है। जितने अच्छे तरीके से आप उनके जो भी पैरामीटर है 4 5 वो एक्सप्लेन करेंगे, तो हर एक की, अगर किसी के 5 हैं तो पांचों के पांचों आपने एक्सप्लेन किए हैं, तो एक एक नंबर हर एक का होगा, तो 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बना दो यार, डिटेल भी लिखनी है, डिस्क्राइब कर दो। जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा फायदा होगा। कोशिश ये करें, रमजान है, जिस तरह सवाब 70 गुना होता है नकल करने का, गुनाह भी 70 गुना होगा, तो अपने अपने पे उस पर फोकस करते हुए कर लें। पीछे से जरा हिलता हुआ बदला अच्छी तरह नजर आ रहा है। चलें बेटा, अभी हम आगे चल रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ, बस आप लोग ये जमा करवा दें सर को। अच्छा, उसके बाद ना, जैसा कि हमने कहा कि हम बहुत सारे कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो आउटडेटेड भी होते हैं। ठीक है, उसकी अपडेट हो सकता है, जिस कंपनी का कंपोनेंट है उसने रिलीज ना की, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी आई हो। ये भी हो सकता है कि वो वल्नरेबिलिटी आई हो, उस कंपनी ने कंपोनेंट को अपडेट भी कर दिया हो, आपने उसको अपने पास अपडेट ना किया हो सेटअप में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, और आपकी वेबसाइट में वो कंपोनेंट यूज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो नुकसान का सबब बन सकता है। ठीक है, और उसकी वजह से इवन आप लोगों का सर्वर भी जो है वो टेक ओवर हो सकता है, कि अगर आपका ऐसा कंपोनेंट आपने अपनी वेबसाइट में यूज किया हुआ है कि जिसके अंदर कोई ऐसा वल्नरेबल कंपोनेंट रह गया है, तो उसकी वजह से इवन आपका हैकर जो है वो आपकी वेबसाइट को वो भी कर सकता है। अच्छा, जैसा कि हमने सीआईए में देखा था कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, लेकिन इनको इंश्योर करने के लिए में ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन चाहिए होती है, बिकॉज आप कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है, तो कैसे पता चलेगा कि यही वो बंदा है जिसको एक्सेस है रीड करने का? उसके लिए हमें कोई लॉगिन होगा, अथराइजेशन होगी, तो पता चलेगा। ठीक है ना? तो इस काम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है कि आप कभी भी अपनी वेबसाइट के अंदर जो सेशन आईडी है उसको कोई यूआरएल वगैरह में इस तरह से एक्सपोज ना करें, बिकॉज अगर आप एक्सपोज करें तो कोई भी बंदा उसको, आपकी रिक्वेस्ट को देख के उसके अकॉर्डिंगली उसमें से वो डाटा निकाल सकता है। पासवर्ड की एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए आप कभी भी वीक हैशिंग इस्तेमाल ना करें, अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड मत रखें। ठीक है, और अपनी वेबसाइट को कोशिश करें जितनी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्ट करें, ताकि, क्योंकि वहीं पे वो डाटा पड़ा होगा तो वहां से आपका डाटा मिसयूज हो सकता है। टाइम आउट एक्सप्लॉइटेशन ये होती है कि आपके इन सेटिंग में सर्वर की ना टाइम आउट मेंशन होता है। अब होता ही है कि आपने यहाँ पे पब्लिक अपनी लाइब्रेरी में गए, वहां पे कंप्यूटर पड़ा हुआ था, आपने वहां पे लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद अपनी वेबसाइट जो भी आपने कोई चीज है वो उसको एक्सप्लोर किया, उसके बाद लॉग आउट किए बगैर आपने ब्राउजर बंद कर दिया,
तो अब जब तक उसका टाइम आउट है, वो जो वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन में टाइम आउट है, उस वक्त के अंदर अंदर किसी यूजर ने उसी साइट को दोबारा खोला तो उसको आपका लॉगिन मिल जाएगा, मतलब लॉगिन हुआ हुआ वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने अपनी वेबसाइट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर टाइम आउट को कम से कम रखना है, ताकि इस तरह का कोई इशू ना हो सके कि किसी बंदे ने जल्दी में लॉग आउट किए बगैर अगर ब्राउजर बंद कर दिया, और पब्लिक पीसी है आपका अपना, फिर तो मसला कोई नहीं है, आपका अपना लैपटॉप है, लेकिन अगर आपने पब्लिक पीसी के ऊपर, यूनिवर्सिटी के पीसी के ऊपर इस तरह का कोई काम किया, तो टाइम आउट मैटर कर रहा होगा कि कितनी देर तक आपका वो लॉगिन सेशन लॉगिन रहे, ठीक है। फिर डाटा इंटेग्रिटी फेलियर्स है। अब आपने इतनी ज्यादा चीजें आजकल की दुनिया में, आजकल की वेबसाइट्स में आ गई हैं, जिसमें आपके प्लगइन्स होंगे, डिपेंडेंसीज होंगी, लाइब्रेरीज होंगी, पैकेजेस होंगे। पैकेजेस आपके हो सकता है किसी पब्लिक लाइब्रेरी से आ रहे हो, सीडीएन से आ रहे हो, ठीक है। अब आपने गिटहब से कोई चीज उठाई, अब गिटहब ने अपने अमेरिका के सर्वर से आपको नहीं देनी, वो आपके यहाँ करीब करीब जो सीडीएन का सर्वर है, कैशे हुआ है, वहां से आपको वो सर्विस को, रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। तो अगर किसी हैकर ने वहां पे इनमें से कोई मेजर अख्तियार कर लिया, कैशे पॉइजनिंग कर दी, कोड इंजेक्शन कर दिया, कमांड एग्जीक्यूशन कर दिया, डिनायल ऑफ सर्विस कर दिया, डाटा थेफ्ट कर दिया, इसके थ्रू उसने किसी तरह से उसको कंप्रोमाइज कर दिया, उस फॉर एग्जाम्पल आपकी गिटहब के कंपोनेंट को, ठीक है। आप क्या होगा, आप डेवलपर है, आप गिटहब पे गए, आपने वहां से कुछ कंपोनेंट अपडेट किया, उस कंपोनेंट के अंदर अटैकर ने चाहे उस सर्वर के ऊपर या वो जो आपका वो जो डाउनलोड हो रहा है उस दौरान में उस नेटवर्क के ऊपर कंप्रोमाइज करवा के आपको गलत वाला कोड इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, तो क्या होगा कि आपका वो जो कोड है जब टेस्ट होगा, बिल्ड होगा, डिप्लॉय होगा, सीआई सीडी पाइपलाइन से गुजरेगा और एप्लीकेशन की फॉर्म में इंस्टॉल होगा, और उसको जब कोई यूजर अपने पास चलाएगा, तो वो जो आपका एम्बेडेड, जो हैकर का एम्बेडेड कोड है ना, वो भी इसके साथ यूजर के पास पहुंच जाएगा, और उसने फिर आगे इसमें जो भी कोडिंग के अंदर काम किया हुआ है वो हैकर उससे फायदा उठा लेगा, ठीक है ना। तो आपकी वो जो डाटा इंटेग्रिटी है उसको भी आपने इंश्योर रखना है कि जब आप चीज़ों को कहीं से डाउनलोड करें किसी थर्ड पार्टी से, तो उन्होंने ना, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आप डाउनलोड पे जाएं, तो वहां पे उन्होंने साथ एक चीज दी होती है। मुझे बताएं आपकी अगली क्लास कितने में शुरू होती है? 25 पे, चले ठीक है, ठीक है ना। तो आपने इंश्योर करना होता है, वहां पे उन्होंने हैश दी होती है कि आप हैश वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि इस डाउनलोड की ये हैश है, तो आपके पास डाउनलोड हुआ है, उसकी अपनी हैश अपने पास काउंट करके उस हैश के साथ मैच कर लिया करें, तो आपको ये पता चल जाए कि जो वेबसाइट के ऊपर कोड पड़ा हुआ था वही मेरे पास आया है, कहीं बीच में मैनिपुलेट तो नहीं हुआ, ठीक है। सीरियलाइजेशन ये होती है कि जब आप डाटा को डेटाबेस से निकाल के आगे कहीं पे मूव करते हैं, तो इस तरह से वो सीरियलाइज होके जाता है, और फिर जब वो उसको दोबारा से किसी जगह पे यूज करना होता है तो आपको डीसीरियलाइज करना पड़ता है। तो डीसीरियलाइज के प्रोसेस में अगर हैकर अपना कोई इंजेक्ट कर दे कोड, तो आपने सीरियलाइजेशन के टाइम पे भी और डीसीरियलाइजेशन के टाइम पे भी इनपुट को आगे ट्रांसफर करने से पहले चेक करना चाहिए कि क्या ये सीरियलाइजेशन जिस तरह से जिस टेम्पलेट पे हुई थी, क्या उसी टेम्पलेट पे मुझे डीसीरियलाइज होकर डाटा मिल रहा है, इसके बीच में कोई और मिलीशियस चीज या कोई स्क्रिप्ट, कोई इस तरह की चीज तो इनपुट नहीं हुई भी जो ड्यूरिंग ट्रांसफर हैकर ने ऐड कर दी हो, ठीक है। उसके बाद लॉगिंग, लॉगिंग अगर आप नहीं करते, लॉगिंग आपको पता है क्या होती है, उसकी डिटेल में नहीं मैं जा रहा, ठीक है, और क्या क्या डिटेल्स होती है यहां से आप देखें। बिल्कुल, अगर आपने लॉगिंग नहीं की हुई, एक यूजर है वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ब्रूट फोर्स यूजर नेम पासवर्ड लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, अगर आपने लॉगिंग इंप्लीमेंट नहीं की हुई तो उसकी एक्टिविटी लॉग नहीं हो रही, आपको अलर्ट नहीं आ रहा, तो एक ना एक दिन वो यूजर नेम और पासवर्ड सही वाला लगा लेगा और आपके डाटा को एक्सेस कर लेगा। अगर आपने लॉगिंग लगाई होगी तो होगा ये कि 3 4 5 10 बार जब उसका लॉग के अंदर आएगा कि एक बंदा यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग, यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग, यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है, तो जब आप लॉग चेक करोगे तो आपको होगा यार कोई बंदा मेरे सिस्टम के ऊपर ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस लॉग की मदद से एक अटैक को आइडेंटिफाई करके उसका कोई सदेबाप आप कर लोगे, ठीक है। और ये 10वां और आखिरी है, ये है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसके अंदर क्या होता है, बस ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इसके अंदर ये होता है कि वो जो हैकर है आपका, वो क्राफ्टेड रिक्वेस्ट भिजवाता है किसी वेब सर्वर के ऊपर, ठीक है। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट के साथ जो उसने लिंक भेजा हुआ होता है ना, ज्यादातर ये यूज होता है एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर, तो उनके चेक्स लगे हुए होते हैं, वो नहीं होते हैं इंटरनल के ऊपर। इंटरनल की एग्जांपल्स यहाँ पे आगे दी हुई है, ये देखें। मैंने उसे कहा certifiedhacker.com/page URL इज इक्वल टू, अब मैंने लोकल होस्ट वाला उसको आईपी दे दिया, ठीक है, HTTP 127.0.0.1/admin। तो हो सकता है कि लोकल होस्ट पे चूंकि नॉर्मली ऑथेंटिकेशन और अथॉराइजेशन नहीं लगी होती, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये मुझे एडमिन का पैनल एक्सेस हो जाए इस तरह से रिक्वेस्ट फॉर्जरी के जरूर, ठीक है। या मैंने उसे कहा कि पेज यूआरएल मुझे दे दो, फाइल कर दो ETC पासवर्ड, ये एक पासवर्ड की फाइल होती है जिसके अंदर लिनक्स के आपके पासवर्ड पड़े होते हैं हैश होके, ठीक है।
तो मैंने देखा कि क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये जो सर्वर है ये मुझे लोकल फाइल रीड करके बता दे, या ये किसी अपनी लोकल पोर्ट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता अपने अंदर ही रहते हुए, ठीक है। या इसके ऊपर एलडेफ का मैं क्यूरी रेस करूं ए स्टैट वाली, तो क्या ये मुझे उसका आंसर देता है कि नहीं देता, ठीक है। क्योंकि जब ये अटैकर यहां से जाएगा ना, तो यहां तो इस जगह पर उसकी फायरवॉल्स लगी होती है, डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा किसी इंटरनल एक्टिविटी। लेकिन वो क्या करता है कि वो जाता है वेबसाइट पे, और वेबसाइट के ऊपर जाके आगे वो अपनी कोई मिलिशियस लिंक जो कि लोकल लेवल का होता है उसको इम्बेड करके ट्राई करते हैं कि क्या मुझे ये वाली चीजें मिल सकती हैं एंड यूजर से कि नहीं। तो अगर मिल सकती होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको डाटा मिल जाएगा, अगर नहीं मिल सकती होंगी तो ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा और आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले, और घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है, और ये मुझे आज आपकी ये चीजें पढ़ के पता चलेगा कि आप लोग अभी इस वाले कोर्स के